बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हम किस जगह पे खड़े हैं। वी स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू किया था। इसमें हमने कहा था कि एक सुपरवाइज्ड होती है लर्निंग और एक अनसुपरवाइज्ड होती है, ऐसे ही है। और उसके अंदर हमने सुपरवाइज से स्टार्ट किया था और हमने पहले ओवरऑल सुपरवाइज लर्निंग का एक प्रॉब्लम बनाया कि उसमें क्या हाइपोथेसिस होता है एंड क्या कॉस्ट फंक्शन होता है एंड सो ऑन। और उसमें हमने फिर इसकी टाइप्स पढ़ना शुरू कर दी। वी स्टार्टेड विद लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, और इसके बाद हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी इसी के साथ ही कुछ ना कुछ कर लिया, ठीक है, जब लाइन अच्छा फिट ना कर रही हो। फिर हमने कहा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ही के फिर हमने और तरीके पढ़े, हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, ठीक है, और आखिर में हमने स्पोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ी। दरमियान में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। ओके, सो एज फार एज आई रिमेंबर दिस इज़ द कोर्स मैप्स सो फार, ठीक है। मैं कई दफ़ा प्रेफर करता हूँ जब मैं कोई कोर्स पढ़ रहा हूँ या बल्कि पढ़ा भी रहा हूँ तब भी, कि मुझे बाद में जब कोर्स ख़त्म हो जाए तो मुझे एक पिक्चर इस किस्म की क्लियर हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था और मुझे उसमें से क्या क्या, मतलब इवन तैयारी भी करनी हो ना, तो तैयारी करने का एक तरीका होता है कि जी पहले चैप्टर से शुरू हो जाएं और आखिरी चैप्टर तक चले जाएं, पहली वीडियो से शुरू हो जाएं आखिरी वीडियो तक। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे। आपके ज़हन में ऐसी एक मेंटल मैप होना चाहिए या कॉपी पे एक पिक्चर होनी चाहिए और उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस पे शेकी हैं किस पे नहीं है, ठीक है। कौन सा आपको बहुत अच्छा आता है, कौन सा आपको नहीं आता। जो नहीं आता स्टार्ट विद दैट, जो आता है वो बाद में थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अगर ना हुआ एंड पे रिवाइज के बगैर भी आप कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन अगर वो ना हुआ तो फिर हो। अब हमने अनसुपरवाइज लास्ट टाइम से करना शुरू की थी। इसमें हमने पहला एल्गोरिथम पढ़ा था क्लस्टरिंग का, ठीक है। उससे अगली क्लास जो लास्ट वाली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। क्या करते हैं ये, नाम से वैसे जाहिर है लेकिन क्या करता है, नंबर ऑफ डायमेंशंस कम करता है। डायमेंशन यानी कि इनपुट फीचर्स की नंबर ऑफ डायमेंशंस कम करता है विदाउट लूजिंग with losing as low information as possible, और वो हम सेट कर सकते हैं। और उसका जो एक एल्गोरिथम पढ़ा था उसका क्या नाम था, PCA, और वो नाम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये नाम दोनों बड़े अच्छे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब है कि जो आपका ओवरऑल एन डायमेंशनल डाटा था उसमें से कौन सी के प्रिंसिपल डायमेंशंस बनती हैं, ठीक है, यहाँ जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नाम बाज़ का ना नाम से ही समझ आ जाती है। जिस तरह लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से शायद सारी बात नहीं समझ आती, बट इधर आपको नाम ही बता रहा है कि ये काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो जनरली आई लाइक दीज काइंड ऑफ नेम्स, ठीक है। ओके, सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो अगेन अनसुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैच से सुपरवाइज से भी करेगा, ठीक है। और उसको हम कहते हैं एनॉमली डिटेक्शन, ठीक है। एंड विल डू अ कपल मोर थिंग्स। इसके बाद जो हमारा उसके बाद हमारा एंड्रयू इंग भाई का कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर यासर भाई का कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, थोड़ा सा मिड के आगे भी जाएगा। एंड्रयू इंग का जो है वो मिड तक ख़त्म नहीं होगा मोस्ट लाइकली। अभी हम 15th पे हैं तो 19 उनके काइंड ऑफ बनते हैं लेक्चर्स, ठीक है। और वो हम थोड़ा सा उससे स्लो हैं बिकॉज कहते हैं हम थोड़ा डिटेल में जो चीज़ समझ नहीं आती क्लास में आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्लो नहीं है। तो वहाँ पे क्वार्टर होते हैं आई गेस, तो क्वार्टर के अंदर थोड़े से कम टाइम होता है। तो हमारा क्योंकि 4 महीने का सेमेस्टर है तो हम इसमें थोड़ा सा और कंटेंट भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोर्स को ज़रा क्वार्टर्स में डिवाइड किया। ओके, सो एनॉमली डिटेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। सो जो आज का टॉपिक है एनॉमली डिटेक्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है, एनॉमली कहते हैं कोई जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ हो,
एंड जनरली ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है, कोई गलत चीज़ हो, ठीक है, तो गलत साइड की कोई चीज़ हो तो वो क्या है, तो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ गलती तो नहीं आ रही किसी चीज़ में, ठीक है, तो वी वांट टू सी दैट। टिपिकल इसकी एग्जांपल है कि आप कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास लेट से आप उधर हैं, शर्ट्स बना रही है आपकी कंपनी, ठीक है, तो ये शर्ट्स आ रही हैं और उसमें कभी ना कोई सिलाई गलत लग जाती है, या कोई फ्लॉर आ जाता है, कहीं पे कुछ सुराख हो जाता है, कहीं से उधड़ा हुआ होता है, कुछ चीज़ होती है, एंड मे बी यू टेक स्नैपशॉट्स ऑफ इट, ठीक है, और आप उससे गैस करने की कोशिश करें गड़बड़ तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर गड़बड़ हो, ठीक है, तो गड़बड़ डिटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन। लेट्स से कि आप एयरक्राफ्ट के इंजन बना रहे हैं, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के इंजन है, ऑब्वियसली जहाज़ ने उड़ना है और उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गिर ना जाए, बहुत सारे 100 लोग होते हैं उसके अंदर कई, तो वो तो उसमें क्या करें, तो जब वो बहुत सारे QA चेक से जाता है, तो एनॉमली डिटेक्शन क्या करना चाहता है, वो ये करना चाहती है कि जो एक इंजन के कुछ पैरामीटर्स को कुछ ऑब्जर्वेशंस ले और उसकी बेस पे बता सके कि ये नॉर्मल हैं या एनॉमलस हैं, नॉर्मल हैं या कोई ख़राबी है इसके अंदर। सो उनमें किस किस्म के हैं, फॉर एग्जांपल कितनी हीट वो जनरेट करता है, ठीक है, ज़्यादा हीट अप तो नहीं हो रहा, ठीक है, इंजन टिपिकली गाड़ी के इंजन में भी आप चाह रहे होते हैं ना कि ज़्यादा हीट, वो सुई लगी होती है आप जो चेक करिए कि ज़्यादा हीट अप तो नहीं हो रहा, इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है। उसकी वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, कितना ज़्यादा इंटेंस वाइब्रेशंस हो रही हैं, एंड सो ऑन। इस किस्म के आप एक सेट ऑफ फीचर्स जो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर होंगे वो दे कैन कम अप विद इट कि यार ये चीज़ें जो है ना, ये फीचर्स हम मॉनिटर करें तो इसमें पता चल सकता है कि कोई रेंज से बाहर हो, या तो हम उसको कह दें कि ये नॉर्मली है। तो रफली हम कर यही रहे होंगे ओवरऑल पूरे लेक्चर की, अगर मैं समरी दूँ ना, कि हमने बहुत से फीचर्स इस किस्म के आइडेंटिफाई कर लिए और आइडेंटिफाई किया है कि वो नॉर्मल रेंजेस से बाहर हैं, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है, उनमें से एक भी अगर नॉर्मल रेंजेस से बाहर आ गया तो वो उसकी गड़बड़ है। बाकी लेक्चर जो है वो इसकी तफसीर है, ठीक है, जो मैंने एक लाइन में आपको बात की ना कि आपने क्या किया, आपने जो भी सिस्टम आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं उसमें आपने इंटेलिजेंटली कुछ पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि वो किस किस रेंज में होने चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमने ये आइडेंटिफाई किए, और उनकी रेंजेस से अगर वो बाहर निकला तो हाँ, उनमें से किसी एक में भी रेंज से बाहर निकला तो हम कहेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो हम एनॉमली डिटेक्शन को गड़बड़ डिटेक्शन भी कह सकते हैं उर्दू में करके, गड़बड़ निकालनी है, गड़बड़ तो नहीं है, ठीक। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम अगर प्लॉट करें, अब इसकी जो तफसीर पे अब आए कि हम अगर ये प्लॉट करें कि यार एक तरफ हीट है और एक तरफ वाइब्रेशन है और ये हमारे पास टिपिकली जो इंजन आ रहे हैं वो इस किस्म के, ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू इससे थोड़ी बाहर होगी तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि गड़बड़ है, चाहे वो इस तरफ बाहर चली जाए, चाहे वो इस तरफ बाहर चली जाए, चाहे वो इधर कहीं भी बाहर चली जाए, चाहे वो इस तरफ बाहर चली जाए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार ये कोई नॉर्मल से हट के, ठीक है। तो हम नया इंजन आपके पास आया, आपके पास अगर इस जगह पे आ गया तो आप कहेंगे कि ये तो काइंड ऑफ नॉर्मल ही लग रहा है, ठीक है, और अगर इससे बाहर आ गया तो फिर आप कहेंगे नहीं, ठीक है। अगेन मैंने जैसे पूरे कोर्स में हम चलते जा रहे हैं कि हम अमूमन एक दो एग्जांपल्स से कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि हमें वो प्लॉट करना आसान होता है। टिपिकली ऐसे फीचर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और उनको प्लॉट करना आसान नहीं होता, तो हम जो टेक्निक, इसीलिए हम सिर्फ ये नहीं करते कि सिर्फ देख के बता देंगे हाँ जी ये मसला है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई टेक्निक ऐसी बना लेंगे कि हम बता सकें। तो वो टेक्निक क्या हो सकती है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मेन क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं x1 से लेकर xm तक। टिपिकली हम अज्यूम करते हैं कि ये जो आपके पास एग्जांपल्स आई हैं वो ठीक वाले इंजन्स की हैं और उन पे हम किसी तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे ठीक इंजन के क्या पैरामीटर्स हैं, और अगर जो मेरे पास कोई टेस्ट सेट वाला है, किसी ने टेस्टिंग के लिए इंजन दिया है, तो मैं चेक कर सकूँगा वो ठीक वालों से बाहर है या ठीक वाली रेंज में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी एनॉमली डिटेक्शन प्रॉब्लम। सो हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम टिपिकली करेंगे क्या, वी वांट टू मॉडल इट
एस काइंड ऑफ हमारे पास ये डाटा था, तो हम चाह ये रहे हैं कि हम इसको मॉडल कर लें काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेट्स से यही दो फीचर्स थे, हीट और वाइब्रेशन, ठीक है। सो अब हमारे पास इधर जो पॉइंट्स आ रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, लेट्स से जो नॉर्मल रेंजेस के आ रहे हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इसको एज अ प्रोबेबिलिटी कर, इसको मैं भी शायद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं कहूँ कि इसको इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको पीछे की तरफ गिरा दिया, तो मेरे पास इस तरफ हीट आ गई और इस तरफ मेरे पास वाइब्रेशन आ गई, ठीक है। और ये जो है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास इस किस्म का काइंड ऑफ कर्व बन जाए। आई गेस कि मेरी 3D ड्राइंग इतनी अच्छी हो कि आपको समझ आ सके कि ये एक मैंने बम्प सा बनाया हुआ है जो कि काइंड ऑफ जो कि क्लोज टू बेल शेप, बट डिफरेंट डायमेंशन में ये बेल की थोड़ी सी चौड़ी और थोड़ी सी कम चौड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कि मे बी हीट में ज़्यादा हो, वाइब्रेशन में कम हो, या वाइब्रेशन में ज़्यादा हो, हीट में कम। तो ये जो कर्व है, इसमें किसी भी पॉइंट पे इस हीट और इस वाइब्रेशन पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। एक्स 2 डायमेंशनल है, हीट और वाइब्रेशन दोनों इसमें आ रही, ठीक है। तो मैं बता सकूं कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इंजन ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या चांसेस हैं, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी भी हुई है, तो हम काइंड ऑफ उसी सेंस में बात करें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स एक ठीक इंजन है, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि हम वी वॉन्ट टू हैव सम काइंड ऑफ अ थ्रेशहोल्ड जो हम बता सके कि अगर प्रोबेबिलिटी इज लेस देन समथिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं, तो तब हम कहेंगे ये फॉल्टी है। और अगर प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन दैट एप्सिलॉन, तो हम कहें, तो हम इधर ये नहीं एक तरह का कट कर देंगे, यार प्रोबेबिलिटी इस लेवल से ऊपर होगी तो हम कहेंगे कि ये सही इंजन है, विच विल हैव एन इफेक्ट कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक एलिप्स मैंने बना दिया है कि ये इस एलिप्स के अंदर अंदर लाए करेंगे, तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है। और अगर इस एलिप्स से बाहर बाहर गए और जब मैं इसी को दोबारा ऊपर से देखूं, तो तब हम इसको कंटूर प्लॉट्स के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आ रही है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर आ रही है तो लो होती जा रही है, यहाँ पे आ रही है तो लो होती जा रही है। सो हम कह दें कोई थ्रेशहोल्ड लगा देंगे, इस रेंज से बाहर अगर आ गए तो इसका मतलब है कि गड़बड़ वाला चक्कर है, एनॉमली है, ठीक। सो ये बात समझ आ रही। सो दिस इज द मेन आइडिया जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड विदाउट गोइंग इनटू 3D यही चीज़ बता रही है कि हम प्रोबेबिलिटी मॉडल करना चाह रहे हैं। अगर कोई एक्स इनके अंदर आ गया इन कंटूर्स के, तो विल से इट्स ओके। अगर इनसे बाहर आ गया तो हम कहेंगे कि ये ओके नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो है उसकी अगर किसी एप्सिलॉन से कम आ रही हुई, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्लैट आउट होता जा रहा है बाहर जाके, ठीक है, तो छोटी वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी की बनती जा रही है ना, तो इसका मतलब है कि जब आप थोड़ी बाहर जाएंगे तो वो कम हो जाएंगी, तो ये एप्सिलॉन से बाहर गई तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कम आएगी और हम कहेंगे कि ये ओके नहीं है, ये कोई एनॉमली है। और अगर उसके अंदर अंदर आ गई तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। तो अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रही होगी अदर वर्ड्स, ओके। सो ये जो इस स्लाइड पे हमने कहा कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, इसके लिए अमूमन लफ्ज़ यूज़ होता है डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। डेंसिटी एस्टिमेशन क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, इसको हम अमूमन जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो इसको कहते होते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। मैंने कोई स्पेलिंग गलत कर दिया, लेकिन एनीवे यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो इसको क्योंकि कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। आपने शायद पढ़े होंगे दो तरह के, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है। डेंसिटी फंक्शन इस किस्म का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप काइंड ऑफ एक्यूमुलेट किए जा रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी, तो वो ऐड अप होती जाती है जी। ये कॉन्टिन्यूस का केस है, हाँ जी। हम अभी जो देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर शो। अच्छा, और इसके अलावा क्या, तो हम क्योंकि वो एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि डेंसिटी असल में क्या है, तो इसलिए हम इसको डेंसिटी एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, क्योंकि इसमें जहाँ पर वैल्यूज हाई आ रही है ना, इट इज़ काइंड ऑफ सेइंग कि ये ज़्यादा डेंस एरिया है जहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल्स आने का चांस है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये भी एक मतलब नाम मुझे पसंद है। लेकिन एनीवे वो नहीं भी समझ आया तो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा था, आखिरी पॉइंट नहीं भी समझ आया तो इट्स ओके। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा और कहाँ पर, यानी इंजन के अलावा कहाँ पर यूज़ हो सकता है? फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन के तौर पे यूज़ हो सकता है कि आप जो एक्सेस हैं वो आपके यूज़र की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट है जिस पे डिफरेंट किस्म के यूज़र्स आते हैं और आप उस पर, जिस तरह व्हाट्सएप का सर्वर है या किसी और का सर्वर है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखनी हो कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो या कोई किसी को हैक कोई अकाउंट तो नहीं हो रहा या कोई ऐसी कोशिश तो नहीं हुई, तो कई दफ़ा मेल नहीं आ जाती कि आपने जी कोई फ़लाँ मशीन से लॉगिन किया है तो वो क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि पहला फीचर ये हो कि आप कितना फ्रीक्वेंटली लॉगिन करते हैं। ठीक है, अगर आप दिन में 4 दफ़ा लॉगिन करते थे और अचानक एक दिन आया कि 50 दफ़ा लॉगिन हो गया, तो अब इसका मतलब है कि आप उस प्रोबेबिलिटी रीजन में चले गए जहाँ पर ये कोई आपसे हटके लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा फीचर ये हो सकता है कि आप किस जियोग्राफी से, मतलब लैट लॉन्ग में ज़मीन के ऊपर अगर लाइनें जो लगी हुई हैं, आप किस जगह पर अमूमन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इधर के बजाय जो है वो कह लें कि युगांडा से लॉगिन अचानक हो गए हैं तो वो कहेगा ये तो गड़बड़ लगती है। ठीक है, ठीक है, इसी किस्म का आपका हो सकता है कि आप किस ओएस से ज़्यादा लॉगिन करते हैं। आप अगर विंडोज़ से लॉगिन करते हैं, लिनक्स से हुआ, तो वो आपको फ्लैग कर सकता है कि यार कोई गड़बड़ है, आप तो अमूमन विंडोज़ या मोबाइल एंड्रॉयड से करते थे तो अचानक iOS से या लिनक्स से किधर हो गया। ठीक है, तो देयर कैन बी मैनी सच फीचर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फीचर हो सकता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। ठीक है, तो अचानक से आप जो है वो बहुत ही स्पीड में लिख के मैसेज करना शुरू हो गए हैं, तो मतलब है कि आपके बजाय कोई और तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें, अगर इन सारे फीचर्स को मिलाकर एक कर्व बनाया जाए, तो ये हमने 2 फीचर का कर्व बनाया था, लेकिन मल्टी फीचर्स पे हमें नज़र नहीं आएगा कि वो कर्व कैसा है, बट मोर और लेस इसी किस्म का कोई क्लस्टर बनेगा इन हायर डायमेंशंस। ठीक है, और उससे बाहर अगर कोई चीज़ जा रही है तो हम उधर कह दें कि कोई मसला है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की हमने एग्जांपल देख ली। इसी किस्म के डाटा सेंटर्स में अगर आपने कंप्यूटर्स को मॉनिटर करना है, तो डाटा सेंटर्स में आपके हज़ारों कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं कोई कंप्यूटर जो है वो हैक तो नहीं हो गया, या वो माइनिंग के लिए किसी ने यूज़ करना तो नहीं शुरू कर दिया हैक करके, या कोई और चक्कर तो नहीं है कि कोई ख़राबी तो नहीं आ गई उसके अंदर। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि यार उसका मेमोरी यूज़ कितना जा रहा है, उसका डिस्क एक्सेसेस कितनी जा रही हैं, उसकी जो आप टास्क मैनेजर में टिपिकली देखते हैं हम। ठीक है, कि CPU यूज़ कितना जा रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक कितनी है, मेमोरी यूज़ कितना जा रहा है। ठीक है, और वहाँ पर आप थोड़े से एडवांस फीचर भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डाटा सेंटर है तो वहाँ पर लोगों का कोई नेटवर्क ट्रैफिक आती है तो कोई काम होता है। ठीक है, उसके हिसाब से तो ये दोनों बड़ा अच्छा एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक जा रही है और ज़्यादा काम हो रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नेटवर्क ट्रैफिक कम आ रही है और फिर भी PC मसरूफ़ ही है, ठीक है, इसका मतलब है गड़बड़ है। हो सकता है कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा हो जो इन्फिनिट लूप में फंस गया हो। ठीक है, कोई और मसला आ गया हो, तो आप कह सकते हैं कि यार अगर नेटवर्क ट्रैफिक जो थी वो बड़ी कम थी, अगर यानी कि ये ज़्यादा हो और ये यानी जितनी ट्रैफिक बढ़ी हो उतना CPU यूज़ होगा ना। ठीक है, तो ये एक दूसरे से काइंड ऑफ लीनियरली कोरिलेट कर रही है। लेकिन अगर ट्रैफिक बड़ी कम है और CPU लोड बहुत ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि यार ये तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो इस किस्म के काम भी कर सकते हैं। तो आप उधर एक नया फीचर भी बना सकते हैं, CPU लोड पर ट्रैफिक। ठीक है, तो डिवाइड करके एक नया फीचर बना दें। ठीक है, तो नए फीचर्स बनाने में तो कोई मसला नहीं। ओके, सो इस किस्म की एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमें नॉर्मली काइंड ऑफ डिस्कस वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
ये आइडियली आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन आई विल जस्ट डू अ रीकैप एनीवे कि अगर आप लोग भूल चुके हैं। पता है गॉसियन क्या होती है? गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होती है। एनीवे सो विल डू अ रीकैप। गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंटरचेंजेबली अमूमन यूज़ होते हैं लफ्ज़, ऑल्दो उनमें से एक का मतलब है कि वो ज़ीरो मीन और वन वेरिएंस की है। आई गेस नॉर्मल का ये मतलब है, और गॉसियन जो है वो फिर उसका जनरल केस है। बट टिपिकली लोग दोनों केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल को भी ये कह देते हैं कि अच्छा यार इसका मीन ये है, वेरिएंस क्या है, तो मैंने टिपिकली इंटरचेंजेबली यूज़ होते हुए देखी। तो जो हमने पहले ये एक पढ़ा था ना कि बेल शेप का, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बेल शेप कर्व होने का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी में आप किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं ना कि ये कितनी आएगी, ठीक है, तो आप अगर आपने कहना हो इस रेंज में कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी तो आप ये वाला एरिया निकाल के बता देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है जिसका एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 होता है, ठीक है, कि 1 का मतलब है कि होना ही होना है, ठीक है। तो पूरा सारी वैल्यूज में से कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल ये आपकी हाइट्स है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार जो मे भी पाकिस्तान में हम कहें कि यार 5'10" जो है वो एवरेज हाइट है, ठीक है। तो ये 5 फुट 10 इंच जो है ये आपकी एवरेज इस पे आ गई। और मर्दों की लेट से हम हाइट की बात करें, औरतों की थोड़ी सी कम होगी, जनरली पाकिस्तान में कम है, तो इसको हम देखें तो कुछ ज़्यादा चांस होगा आपने किसी भी रैंडम बंदे की देखनी है तो आप देखते जाइए, तो आपको कितना चांस है कि कौन कितना आएगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस रेंज में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस रेंज में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा यार 5'9" से 5'11" की प्रोबेबिलिटी जो है ना, तो यू विल फाइंड दिस एरिया, ठीक है, जितना भी बनता है एरिया, ठीक है। ओवरऑल ये पूरा एरिया जो है वो 1 है, तो ये उसका कितना परसेंटेज बनता है, ठीक है। तो 5'10" से छोटा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है हाइट्स जो है वो बिल्कुल ही बेल शेप बने, लेकिन नेचर के अंदर बहुत सारी जो फिनोमेना हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि किसी भी एवरेज के अराउंड ना आप वेरी कर रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है। जिसके पीछे एक और सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी है जो कि कहता है कि अगर किसी और तरह भी वेरी कर रहे हो लेकिन बहुत सारी चीज़ों की एक ही तरह के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हो तो उनको एडअप करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा गॉसियन बनती है। तो इस वजह से गॉसियन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो लेकिन इन दी एंड यू अंडरस्टैंड द आइडिया कि आप किसी चीज़ को, जिस तरह अगर ये हाइट्स हो, आपके पाँव का साइज़ हो, आपकी मतलब जिस तरह ये जो हम पहले फीचर्स देख रहे थे, ठीक है, कि वाइब्रेशंस हो या बाकी हो, तो वो उनमें से ज़्यादातर का चांस यही है कि वो किसी मीन के राउंड फ्लक्चुएट कर रही होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें शायद ना हो गॉसियन, लेकिन उसमें हम बाद में टेक्निक्स देखेंगे कि हम उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गॉसियन होती हैं। सो जब गॉसियन हम बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक मीन और एक वेरिएंस। सो मीन जो है ना वो आपका होता है काइंड ऑफ ये जो एवरेज वैल्यू है, जो इसका सेंटर है ना, इसको हम कहते हैं मीन, कि सब ये हमारा मीन होता है। और जो वेरिएंस या बास का ये सिग्मा स्क्वायर लिखा हो तो वेरिएंस कहेंगे, अगर सिग्मा लिखा हो तो उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। वो इसकी चौड़ाई को मेजर करने की कोशिश होती है, ठीक है। सो काइंड ऑफ आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कोई पैरामीटर x जो है वो ये n, थोड़ा सा स्टाइलाइज सा n है, इसका होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल और गॉसियन मैंने कहा था कि काइंड ऑफ सेम मीनिंग में यूज होते, सिनोनिम्स के तौर पर यूज होते। तो हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद दिस मीन एंड दिस वेरिएंस, तो आप इस तरीके अमूमन लिखेंगे कि यार ये जो है ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। इसका फॉर्मूला जो है, जो कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको याद रहेगा, लेकिन बेसिकली आप इसको e⁻⁻x² जो है ना, वो e⁻⁻x² जो है, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा बताया था कि वो कुछ इस किस्म का कर्व होता है विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस वाला, ठीक है, कि आपका एक सेंटर के अराउंड, यानी ये 0 है और वेरिएंस 1 है, और देन ये हमने उसको मीन पे मूव किया है। ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी ग्राफ को
किसी और प्लेस पे मूव करना हो तो x की जगह x माइनस समथिंग कर देंगे ना, तो वो ग्राफ पूरे का पूरा उस जगह पे मूव हो जाएगा। तो ये हमने उसको मीन पे मूव कर दिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्राफ को स्केल करना हो, ठीक है, तो आप उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कह लो कि श्रिंक हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो उतना एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करें तो सिग्मा के हिसाब से एक्सपैंड कर दो, ठीक है। सिग्मा 1 हो तो उतना ही रहेगा, सिग्मा 2 हो तो वो डबल हो जाए, सिग्मा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए डिवाइड किया, ठीक है। सो कि कितना एक्सपैंड करना है, ठीक है। अगर श्रिंकिंग की बात कर रहे हो तो हम ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू पॉइंट्स में होगी तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे डिवाइड करने का मतलब है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड सो ये तो मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। तो असल में यही वाला चीज़ है जिसको हमने अराउंड मीन और वेरिएंस के हिसाब से कर दिया, और ये सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर है टू इंश्योर के ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 रहे। इसके नीचे जो जब आप 2D में आ जाते हैं, 1D में आ जाए तो एरिया की बात हो रही होती है कि वो 1 रहे, 2D में आ जाए तो वॉल्यूम की बात हो रही होती है कि वो 1 रहे, ठीक है। तो ये नहीं कि, लेकिन मकसद ये है कि पूरे को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास 1 है। सब कुछ होने की प्रोबेबिलिटी 1 ही हो, ये ना हो कि सब कुछ होने की प्रोबेबिलिटी 2 हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी में हम एक्सियम हमारा पहला ये है कि 1 का मतलब है कि होना ही होना है, ठीक है। कोई चीज़ सर्टन है तो हम उसे कहते हैं कि 1। सो यू गेट द आइडिया ये क्या। टिपिकली इसको इस तरह से लिखा होगा आगे जो स्लाइड्स में यूज हो रहा है कि हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम फीचर x विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो इधर हम सेमीकोलन डाल के आगे मीन और वेरिएंस साथ मेंशन कर दें, ओके। अच्छा, तो एक चीज़ जो मैंने खैर एंड्रू इंग के अलावा स्लाइड से कहीं से ये इमेज कॉपी किया है, जो विड्थ की मैं अभी बात कर रहा था, विड्थ अगर मैं एक्चुअल में ग्राफ की विड्थ निकालूं ना तो वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमें इस बम्प की विड्थ नापूं कैसे, ठीक है। तो वो सिग्मा से हम कैसे नापते हैं कि अगर मैं मीन के इस तरफ भी सिग्मा चला जाऊं और इस तरफ भी सिग्मा चला जाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में 68% प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये नोन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमेशा आपको अगर मीन और वेरिएंस पता है तो मीन के अराउंड आप इस तरफ अगर सिग्मा जाएं और इस तरफ सिग्मा जाएं तो ओवरऑल ये एरिया जो होगा ना, ओवरऑल एरिया का 68% कवर हो जाएगा, ठीक है, अराउंड 68%, ठीक है, प्रॉब्ली 68.2 टू बी लिटिल मोर एक्यूरेट, ठीक है। अगर आप 2 सिग्मा चले जाएं, इस तरफ भी 2 सिग्मा चले जाएं, इस तरफ भी 2 सिग्मा चले जाएं, तो तब आपके पास 95% एरिया कवर हो जाता है। और 3 सिग्मा चले जाएं तो 99.7% एरिया कवर हो जाता है, यानी उससे बाहर की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0.03 रह जाती है, ठीक है। यानी आप कोई रैंडम वेरिएबल जिस तरह ऑक्टेव में या मैटलैब में या पाइथन में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर जनरेट कर सकते होंगे विद सम मीन एंड विद सम वेरिएंस, ठीक है। तो उसमें 19 अगर आप 100 जनरेट करेंगे तो उनमें ज़्यादातर चांस है कि 99.7 का मतलब है कि अगर आप 1000 जनरेट करेंगे तो 3 एक वैल्यूज चांस है कि इस रेंज से बाहर आएंगी 3 सिग्मा से, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब, ओके। सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्जांपल म्यू 0 और सिग्मा 1 हो तो इसका मतलब है कि 0 सेंटर्ड है और तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है ना वो 1 है, 1 इधर, ठीक है। तो 2 सिग्मा हो जाएगी तो वो तकरीबन आप एक इस तरफ 60% एरिया इस तरह से कवर हो जाए। अगर आप म्यू वही रहने दें लेकिन आप सिग्मा को 0.5 कर दें तो सिग्मा मैंने बताया था कि उसकी चौड़ाई को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वो पॉइंट्स में आई है तो वो श्रिंक करेगा, अगर वो 2 टाइम्स हुई है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 का मतलब हाफ कर दो तो चौड़ाई हाफ होगी इस जगह। जब चौड़ाई हाफ होती है तो ऊंचाई बढ़ जाती है, बिकॉज ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व आपने सेम 1 ही रखना है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आप थोड़ा सा कम चौड़ा करेंगे तो इसका मतलब है अब इस रीजन में ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ गए हैं बिकॉज अब एरिया ओवरऑल कम हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप सिग्मा 2 कर देंगे तो अब ये थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा यही कर्व, बट ऑब्वियसली ये फिर ऊपर से वो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी बिकॉज ओवरऑल आपने नीचे एरिया अंडर द कर्व 1 ही रखना है, ठीक है। अगर आप सिग्मा के बजाय म्यू को चेंज करें तो म्यू इज जस्ट प्लेसिंग द सेंटर समवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 था तो ये 3 किया तो ये 3 के ऊपर सेंटर हो जाएगा, ठीक है।
विच यू गाइस काइंड ऑफ ऑलरेडी नो, अगर आपको वो पहले वाले लेक्चर में जो मैंने इधर उधर मूव करना और स्केल करने की बात की थी, ठीक है। ओके, सो पैरामीटर एस्टिमेशन क्या चीज़ है? अब ये तो है एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है कि आप बता रहे हैं कि यार क्या चांसेस हैं किसी चीज़ के कहीं पे आने के, ठीक है। तो अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास जो इनपुट्स आ रही हैं वो गॉसियन ही है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, तो उन एग्जांपल्स के लिए मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करें? ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उनकी मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। सो लेट्स से कि ये मेरे पास कोई x था और उसके अंदर कोई पॉइंट इधर आ रहे थे, कोई पॉइंट इधर आ रहे थे, कोई पॉइंट इधर आ रहे थे, तो क्या लगता है कि कर्व कैसा होगा? ज्यादा चांस किधर होंगे, कम चांस किधर होंगे? जहां पे बहुत ज्यादा आ रही हैं यहां पे काइंड ऑफ इस तरह का कुछ होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो वो जो हम कर्व बनाएंगे उसका सेंटर कहां पे रखना है, उसकी वेरिएंस कितनी रखनी है, वो कैसे कैलकुलेट करें? तो वो कैलकुलेट करना इजी है। टिपिकली हम क्या करते हैं कि जो उसका सेंटर है ना, वो हम सिंपल एवरेज ले लेते हैं सारी वैल्यूज की, ठीक है। तो जो एवरेज ले लेते हैं वो हम कहते हैं कि दिस इज द मीन, ठीक है। और जो इसकी वेरिएशन निकालनी है या वेरिएंस जिसको हम कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि यार मीन से कितनी हटी हुई वैल्यू है उनकी क्या एवरेज है, यानी मैं इससे मीन सब ट्रैक करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। मैं कहूँगा वो प्लस हर एक का यही निकालता जाऊँगा, मीन से कितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर ले लिया ताकि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट ना हो, ठीक है। और मैंने सबको उनकी एवरेज ले ली एक तरह की, तो 1/m x, हर x को से मीन सब ट्रैक करके हमने उसकी वेरिएंस निकाले। या इसी को देखने का एक तरीका ये है कि इस पूरे को उठाकर इधर ले आए, x माइनस म्यू किया तो, ठीक है। और अब आपके पास कहते हैं अब जो रह गए वो आप x माइनस म्यू आपको बता रहे हैं कि असल में जीरो से कितना वेरी कर रही है और वेरिएशन की एवरेज निकाल लें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अभी ये m-1 आप भूल लें, तो ये स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो अमूमन आप मीन और वेरिएंस का की एस्टिमेट इस तरीके से निकालते हैं कि असल प्रोबेबिलिटी में क्या होगी, उसको निकालने के लिए आप एवरेज ही ले लेते हैं और उसकी वेरिएंस इस तरीके से निकालें। जो थ्योरेटिकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है तो इसको हम उसमें एक चीज़ होती है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है। जो कि आपको अगर नहीं लफ्ज़ कभी सुना या समझना आए तो इट डजेंट मैटर फॉर दिस कोर्स, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम इसको कहते हैं मैक्सिमम, या स्टैटिस्टिक्स में हम इसको कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फॉर मीन एंड वेरिएंस, कि ये निकालने की क्या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है। तो उसके फार्मूलाज यही बनते हैं, ठीक है। एक छोटा सा फर्क उसमें यह है कि शायद आप अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1/m के बजाय 1/m-1 यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट जो बनता है उसमें 1/m-1 आता है। लेकिन अगर m सिग्निफिकेंटली लार्ज है, जो कि हमारे केस में होता है, तो उसमें प्रैक्टिकली आप जो भी यूज़ कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/m कर लें या 1/m-1 कर लें, तो हमारे केस में से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मशीन लर्निंग कम्युनिटी में ज़्यादातर 1/m यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई वाकई मैथमेटिशियन कहे, वो कहेगा कि यार फार्मूले में छोटी सी गलती है, इधर आप m-1 कर, तो आप चाहें तो जो भी यूज़ कर लें, यू कैन यूज़ 1/m-1 एज वेल, और 1/m भी यूज़ कर सकते हैं जी। नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये हमेशा ही इस तरह होता है। ओके, सो ये तो हमारी गॉसियन की थोड़ा सा रिव्यू हो गया है। गॉसियन क्या होता है? एक बेल शेप्ड कर्व है विद सम मीन एंड वेरिएंस, और उसके पैरामीटर्स एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो गॉसियन है, तो हम उसका अगर एवरेज ले लेंगे तो मीन निकल आएगा, और अगर हम उनकी स्टैटिस्टिकल वेरिएंस निकाल लेंगे तो उसी को हम कह देंगे कि ये इसकी असल प्रोबेबिलिटी की वेरिएंस है। ओके, सो अब हम जो अब एनोमली डिटेक्शन का एल्गोरिथम क्या है, बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपके पास ट्रेनिंग सेट है, आपके पास m एग्जांपल्स हैं जो हमने अज्यूम किया है कि सारी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर एक दो एनोमलीज भी आ जाएं तो ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके पास m काफ़ी बड़ा हो तो उसकी एवरेज कोई ज़्यादा नहीं हिलती एनोमलीज से भी, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप फिर भी ठीक वो बना ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा
एनॉमलीज ना हो तो फिर बेशक जो मतलब पूरे डाटा सेट के एक्स उठा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, सो हम करते क्या हैं, मे बी मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ इसके लिए, ठीक है। सो हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं ना, हम उसके लिए कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका पहला फीचर है विद उसकी मीन म्यू 1 हो और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1 हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, ये तो हम सिर्फ उसका बता रहे हैं कि मीन और वेरिएंस क्या है, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह लेंगे, अगर ये ना भी कहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ हमने साथ सिर्फ बताने के लिए कि इसकी असल में मीन और वेरिएंस हर एक की फ़र्क है, ये हमने साथ लिख दिया, ठीक है। म्यू 3 कॉमा सिग्मा स्क्वायर 3 एंड म्यू n कॉमा सिग्मा स्क्वायर n, राइट। तो ये आपका तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, विल जस्ट मल्टीप्लाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरी फैक्टर, ठीक है। यानी कि इंजन की हीट एक तरफ थी, इंजन की वाइब्रेशन एक तरफ थी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है उस पॉइंट पे, यानी कि लेट्स से कि ये हीट थी, ठीक है, तो उसकी हमने मीन और वेरिएंस निकाली कोई, ठीक है, जो एक्स एग्जांपल्स थी, ठीक है। और बाद में जब टेस्ट सेट की एग्जांपल आएगी तो हम कहेंगे कि यार ये जो बनती है ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी उठा लो, क्योंकि हमने मीन और वेरिएंस निकाल ली तो कर्व हमें पता चल गया, तो हम हमेशा उस कर्व के जरिए वो जो e रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था, उससे हम हमेशा निकाल सकते हैं कि किसी और पॉइंट की क्या प्रोबेबिलिटी बनती। लेकिन अब ये हीट की थी, इसी तरह का एक और कर्व था फॉर वाइब्रेशन विद अ डिफरेंट मीन एंड डिफरेंट वेरिएंस, और एक जो एग्जांपल आई थी उसके जो x आया था, x टेस्ट, ठीक है, उसमें ये वाला फैक्टर भी था, ये वाला भी था। उसकी जो हीट थी उसको हमने इधर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, उसकी जो वाइब्रेशन थी उसको हमने यहाँ पर दिया और उसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हम कह ये रहे हैं कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कि जो ये प्रोबेबिलिटी आई विल मल्टीप्लाइड विद दिस प्रोबेबिलिटी, और हम कहेंगे कि ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर हीट और वो जिस तरह पहले मैंने बनाया था ना कि उसका कोई कर्व आ रहा है, तो मेरे पास कोई पॉइंट आया जिसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि ये प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमने कहा है कि हम इस साइड में जो कर्व आता है उससे ये निकाल लेंगे, इस साइड वाले कर्व से ये निकाल लेंगे, एंड विल जस्ट मल्टीप्लाई, तो जो भी नंबर आया वो ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर मॉडल एट द मोमेंट, ठीक है। तो ये स्लाइड के ऊपर भी यही काइंड ऑफ बना हुआ है, और इसी को आप जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम वो क्या कहते हैं, बड़े पाए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह सम को हम इस वाले साइन से करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन को हम इससे कर देते होते हैं ना, क्या इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ठीक है, ये आई है, ये जे नहीं है, ये वो सेमी कॉलन है, ठीक है, म्यू आई कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे बास का स्लाइड पे या लिखते हुए मैं सिग्मा लिख जाऊँ या सिग्मा स्क्वायर लिख जाऊँ, तो वहाँ पर आप खुद ही अज्यूम कर लें कि सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस, तो जो भी यूज़ कर रहे हो उससे प्लॉट एक ही बनेगा, चाहे सिग्मा लिख दें या चाहे सिग्मा स्क्वायर लिख दें, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, सिर्फ ये है कि स्लाइड पे आई के बजाय जे लिखा हुआ है, बट दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। सो ओवरऑल जो हमारा एल्गोरिथम बनता है वो ये है कि हम चूज फीचर्स एक्स आई दैट यू थिंक आर इंडिकेटिव ऑफ एनॉमलस एग्जांपल्स। तो पहला काम तो ये होगा कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम था जिसमें आप एनॉमली निकालना चाहते हैं, आप चूज़ करेंगे फीचर क्या है। जिस तरह हमने हीट और वाइब्रेशन की एग्जांपल ली तो किसी ने वो चूज़ किए हैं। आपका एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट मेरा ख्याल है कि जो अच्छा और बुरा एक्सपर्ट होगा ना, उसमें कई दफ़ा फ़र्क ये होता है कि अच्छा एक्सपर्ट जो है ही कैन फिगर आउट कि यार मैं क्या नया फीचर बना सकता हूँ जिससे ये नॉर्मली निकल आए, ठीक है। तो वो उसमें हो सकता है कि आप हीट वाइब्रेशन और प्लस को छोड़ करके भी कोई फीचर बना सके जिसमें आपको लग रहा हो, लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, ठीक है, इन सर्टेन थिंग। ओके, सो पहले तो आपने वो फीचर बना लिए, फीचर से फिर आपने क्या किया, तमाम
जो फीचर, तमाम जो लेट्स से एक्स फीचर थे, हर फीचर पे आपने मीन भी निकाल लिया, वेरियंस भी निकाल ली, ठीक है। तो उसका जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ कि सिंपल एवरेज ले ली तो मीन आ जाएगा, अगर आपने वेरियंस निकालनी हुई तो आप मीन माइनस करके स्क्वायर करके एवरेज ले लें तो ये आपके पास वेरियंस आ जाएगी। अच्छा, इन स्टेप्स को आप वेक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि एक्स आपके वेक्टर्स हैं ना, ठीक है। तो आपके फीचर वेक्टर था ना एक्स, x1 x2 अप टू xn था, ठीक है। तो अगर आपके पास एक काइंड ऑफ पूरी मैट्रिक्स है जिसमें एक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास लेट से आपने n उसके फीचर से ये पहला वाला पड़ा हुआ है, फिर दूसरी एग्जांपल, फिर तीसरी एग्जांपल, तो ये n बाय m मैट्रिक्स बन जाएगी ना टोटल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी रो की एवरेज निकाल सकते हैं और पूरी रो की स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल सकते हैं ना सिंगल स्टेप एज वेल, ठीक है। तो वो आप यानी पहले स्टेप में तो ये करेंगे कि मीन और वेरियंस निकाल ली, उससे आपके पास बनेगा μ1 μ2 अप टू μn, हर फीचर का एक मीन आ जाएगा और इसी तरह सिग्मा स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वो आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो अब आपके पास कोई भी नई एग्जांपल आती है, आपने चेक करना है कि वो इनॉर्मलस है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, जिस तरह अभी हमने कहा था कि हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ठीक है। और हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला जो आपका एक्सपोनेंशियल वाला था ये लगा देंगे हर डायमेंशन पे। तो आपके पास अगर x1 आया, x2 आया, ये नई एग्जांपल है लेट्स से, ठीक है। मैं इसके साथ टेस्ट लिख देता हूँ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट इट कि ये मेरे पास एक नई एग्जांपल आई, ठीक है। तो मैं इसको μ1 और ये सिग्मा स्क्वायर 1 के हिसाब से जो बनता है ना मेरे पास, मैं इसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। μ1 सिग्मा स्क्वायर 1 के हिसाब से ये फॉर्मूले में पुट किया, मेरे पास एक आ गई P1 फॉर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर मैंने इस फैक्टर की देखी, फिर मैंने इस फैक्टर की देखी, फिर मैंने इस फैक्टर की देखी एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास P1 P2 अप टू Pn आ गई, ठीक है। इन सब को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनमें से कोई एक भी लो प्रोबेबिलिटी हुई, क्योंकि ये सारे 1 से नीचे हैं, राइट। तो अगर इनमें से कोई एक भी 0.001 हुई तो उसने उन सब को और कम कर देना है, ठीक है। तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी उसका नेट इफेक्ट ये है कि अगर कोई एक कम है ना तो इसका ये मतलब बनता है कि कोई एक वैल्यू दूर पड़ी हुई है, दूसरी बेशक सेंटर में आ रही हो इधर, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाला एक्सेस ये वाला एक्सेस दूर पड़ा हुआ है, ये वाला बेशक सेंटर में से गुजर हो, ठीक है। बट इट डजंट मैटर क्योंकि आप उस रेंज से बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये वो जो एक प्रोबेबिलिटी है वो सबको मल्टीप्लाई करके कम कर देगी एंड यू विल गेट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर अब आपको लेस देन एप्सिलॉन आया तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मली है, ठीक है। So, ये काइंड ऑफ हमने कर दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मैं पिछली स्लाइड पे बताना भूल गया था, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी डिफरेंट चीज़ों की मल्टीप्लाई एक सर्टन केस में होती है, हर दफ़ा ये ट्रू नहीं होता, ठीक है। वो सर्टन केस ये होता है कि अगर सारे जो इवेंट्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इधर अज्यूम किया है कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन असल में इन प्रैक्टिस ये इंडिपेंडेंट ना भी हो तो ये चल जाता है। हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि उस केस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर वो कोरिलेटेड हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे को इफेक्ट करती है, एक फैक्टर दूसरे को इफेक्ट करता है, यानी फॉर एग्जांपल हीट जो है वो वाइब्रेशन को भी अगर इफेक्ट करती है, ठीक है, या वाइब्रेशन जो है वो हीट को इफेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जी जाएगी तो 1 तक ही जाएगी। तो यानी हमने प्रॉब्लम को डिजाइन ही ऐसा किया है कि चीजें 1 तक जाए। ये जो हमने साथ उसके वो डिवाइडर लगाया हुआ था ना 1/समथिंग, दैट विल मेक श्योर कि वो होगा तो मानी। और ये वाली क्योंकि ये तो सारी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, ये सारी 1 या 1 से नीचे है, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमेशा 1 या 1 से
नीचे ही बन सकती है, कभी 1 से ऊपर जा, इनमें कोई नंबर है ही नहीं जो 1 से ऊपर हो, ठीक है। सो ये ओवरऑल एल्गोरिथम है जो कि हमने देख लिया। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो थे फीचर x1 और x2, और x1 का जो मीन था वो 5 था, x2 का 3 था, और एक की स्टैंडर्ड डिविएशन 2 थी, एक की 1 थी। तो अगर एक का प्लॉट इस किस्म का बन जाएगा कि 5 पे सेंटर्ड है विद वाइडर क्योंकि μ2 है, और दूसरे का क्योंकि μ1 है तो ये जो थोड़ा सा कम वाइड है और जो है 3 पे सेंटर्ड है। तो अगर आप इसके ज़रिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहें ना तो वो इस किस्म का कर्व बनेगा 3D में, ठीक है, कि आपका एक तरफ x1 है एक तरफ x2 है, तो ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। और ये काइंड ऑफ कंटूअर्स में देखें तो ये इसके ऊपर कंटूअर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई एग्जांपल इधर आई तो आपको पता होगा कि यार इधर प्रोबेबिलिटी जो है वो इस एक्सेस की तरफ से भी ज़्यादा है, इस एक्सेस की तरफ से भी ज़्यादा है, यानी कि आप कहेंगे कि यार ये बनता है 4, x1 पे 4 बनता है तो 4 पे ये नंबर आ गया, राइट। और दूसरा जो है इस पे ये तकरीबन यहाँ पे भी 4 बनता है तो यहाँ पर भी ये काफ़ी हाई नंबर आ गया। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जब हमने तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक रीजनेबल सा नंबर आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने एप्सिलॉन 0.002 लिखा हुआ है, तो ये वाली जो एग्जांपल है इसमें क्योंकि ये यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आ रहा था तो ये एक बड़ा नंबर बनेगा एज कंपेयर टू ये वाली चीज़। यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास x1 आ रहा है 7, ठीक है, तो x1 आ रहा है 7 तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और x2 आ रहा है 0.5 के करीब, ठीक है, तो ये 0.5 के करीब, ये भी छोटा नंबर है, और वो फर्दर मल्टीप्लाइड विद अनदर छोटा नंबर तो ये उसको और भी कम कर देगा और आपके पास ये बहुत ही छोटा नंबर बन रहा होगा। तो इस केस में आप कहेंगे कि ये जो है ये बाहर बनता है, ये अंदर बनता है इसके, और दिस इज एनॉमली, दिस इज नॉर्मल, ठीक, क्योंकि ये 0.426 जो है वो 0.02 से बड़ा है और ये जो है ये तकरीबन 0.02 के करीब है या उससे कम है, ठीक है। तो ये सो काइंड ऑफ ये जो एप्सिलॉन की चॉइस है ये इस पे होगी कि आपने किस जगह पर लगाना है। अगेन एप्सिलॉन इज अनदर पैरामीटर, उसको हमने किसी तरह एस्टिमेट करना है। और हमने पहले एक काम किया था कि जब हमारे पास टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट हो तो हमने कोई पैरामीटर एस्टिमेट करना हो तो हम क्या करते थे, हम उसको क्रॉस वैलिडेशन सेट पे बना लेते थे, ठीक है। तो हम ये थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया, एल्गोरिथम हमें समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कहते हैं कि जब आप इसको डेवलप करेंगे, ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकली, एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे, उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मोर इम्पॉर्टेंटली कि वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो बगैर इवैल्यूएशन के कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं, ठीक है, हमें पता चल सके कि वो उसकी टेस्ट सेट पे कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था, लेट मी सी कि हम किधर खड़े हैं इस वक्त। ओके, सो हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि ना किसी भी एल्गोरिदम को अगर किसी तरह इवैल्यूएट करने का कोई मैकेनिज्म हो तो हम फिर ये कर सकते हैं कि वी प्ले अराउंड विद डिफरेंट फीचर्स एंड देन इवैल्यूएट। एक फीचर को चेंज किया फिर इवैल्यूएट किया, किसी पैरामीटर को ट्यून किया फिर इवैल्यूएट किया, तो वो हम ट्यून करते करते ना वो बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम उसको टेस्ट कर सकें कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अज्यूम करें कि हमारे पास कोई लेबल डाटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमें पता है कि कौन सा एनॉमलेस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम एनॉमलेस नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से एयरक्राफ्ट इंजन्स का ही डाटा पड़ा हुआ है और जिसमें आपको बताया हुआ है कि यार कुछ ख़राब इंजन्स का है, कुछ सही इंजन्स का है। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा थोड़ा सुपरवाइज लर्निंग के करीब लग रहा है, क्योंकि अब हमने क्या कहा था सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, लेवल डाटा सेट पड़ा, तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं इस जगह कि लेवल डाटा सेट पड़ा है। वैसे ये अनसुपरवाइज था, यानी कि जो हमने ट्यून किया अपने उनको एक्स जो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड किया उसमें हमने आउटपुट को नहीं देखा, ठीक है। उसमें हमने कहा कि यार जो भी इनपुट आ रही है उसी की बेस पे कर लेंगे, लेकिन अब हम उसको इवैल्यूएट करने के लिए अगर लेवल डाटा सेट हो तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा,
ठीक है। लेट्स से कि हमारा जो डाटा सेट है उसमें y इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एनॉमलस है और 0 का मतलब है कि नॉन एनॉमलस। जिस तरह ट्यूमर डिटेक्शन में हमने कहा था कि ट्यूमर है तो 1, तो पॉजिटिव क्लास जो है वो एनॉमली को बता रही है, ठीक है। और लेट्स से कि आपके पास x1 से लेकर xm तक नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम उसको ट्रेन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि उसको क्रॉस वैलिडेशन और टेस्ट सेट के ऊपर टेस्ट करके उसकी परफॉर्मेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये वाला पार्ट जो है ये हम करेंगे सुपरवाइज की तरह और ये थोड़ा सा अनसुपरवाइज की तरह, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एयरक्राफ्ट इंजन्स थे, आपके पास 10,000 20 एग्जांपल्स थी, जिनमें से 10,000 जो थे वो कहते हैं नॉर्मल इंजन्स थे और 20 जो थे वो फ्लॉड इंजन्स थे जिनके अंदर कोई गड़बड़ थी, ठीक है। तो हम किस तरीके से करें? सो टिपिकली हम क्या करते हैं कि हमने क्योंकि ट्रेनिंग सेट, टेस्ट सेट, क्रॉस वैलिडेशन सेट पे तोड़े होते हैं, तो हमने कहा था कि 60-20-20 इज़ अ गुड डिवाइड। तो हम क्या कर सकते हैं कि 10,000 में से 6,000 जो है ना जो सही इंजन है उनको हम बना दें ट्रेनिंग सेट, उनकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लर्न कर लें कि क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनती है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, क्रॉस वैलिडेशन सेट में 2,000 सही डाल दें और 10 खराब डाल दें, क्योंकि अगर ख़राब है ही नहीं तो हमारा तो मकसद ही बहुत हो गया ना कि हम चेक नहीं कर सकते। और टेस्ट सेट में भी 2,000 ठीक डाल दें और 10 गलत एग्जांपल डाल दें एनॉमलस की, और फिर इनके ऊपर टेस्ट करें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जाती है, ठीक है। बाज़ का लोग गलती ये करते हैं कि ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में सेम डाटा यूज़ कर लेते हैं, और ये हमने कहा था कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो इसको अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। सो ठीक है, काइंड ऑफ ये तो हो गया। सो अब क्वेश्चन ये है कि इसको इवेल्युएट कैसे करें, ठीक है। तो आपने एक पी ऑफ एक्स का मॉडल तो बना दिया प्रोबेबिलिटी का, जिसको हम देखेंगे, और हमने कह दिया कि वो अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो वो एनॉमली है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है तो हम उसको कहेंगे कि ये नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट करेंगे क्रॉस वैलिडेशन और टेस्ट एग्जांपल में ये वाली प्रिडिक्शन यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग करते हुए हम असल एग्जांपल्स को ही यूज़ कर रहे होंगे जो हमारे पास गुड इंजन्स की एग्जांपल्स थी, ठीक है। अब बिफोर मतलब इसी स्लाइड में नीचे आएगा इवैल्यूएट कैसे करना चाहिए, आपके ख्याल में कैसे करना चाहिए इवैल्यूएट कैसे करें कि कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दो हमने देखा है कि लेट से क्रॉस वैलिडेशन सेट की बात करें तो 2,000 हमने उसमें नॉर्मल एग्जांपल रखी, सिर्फ 10 फेलिंग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक्यूरेसी देखूंगा तो वो अगर तो ये कह दे कि सारे ही नॉर्मल हैं, वो फिर भी 99% आ जाएगी, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा आ जाएगी। तो इस केस में एक्यूरेसी इज़ नॉट अ गुड मेजर। तो क्या एक गुड मेजर है, किसी को याद है? हमने ये एग्जांपल पहले भी की हुई है कि जब रेयर क्लासेस हो तो क्या करना चाहिए, भूले हुए, ठीक है। पीछे वाली चीज़ें इसका अंदर पुख्ता नहीं है आपकी, ठीक है, उसको ज़रा सा पुख्ता करें, ठीक है। हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, प्रिसीजन एंड रिकॉल, ठीक है। हमने कहा था कि कितने परसेंटेज ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो ट्रू पॉजिटिव्स थी, कितने फॉल्स पॉजिटिव थी, फॉल्स नेगेटिव थी, ट्रू नेगेटिव थी। तो उसको हमने उसकी बेस पे हमने प्रिसीजन एंड रिकॉल 2 पैरामीटर्स बनाए थे। तो हमें इस केस में ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव ये सारे निकालने चाहिए। प्रिसीजन रिकॉल की बेस पे हमने एक F1 स्कोर कहा था, और देयर कुड बी अदर मेजर्स एज वेल, जो रेयर क्लासेस के केस में आपको अच्छा नंबर दे सकती हैं। कि जब ये ना हो कि आप हमेशा कहेंगे यार, मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में कई दफ़ा देखा हुआ है कि लोगों ने ना बजाय जो रेयर क्लासेस वाला केस था और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था, और वो कह रहे थे जी हमारी 90% या 99% एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो कहते हैं वहाँ पर फिर बंदा रगड़ जाता है कि यार तुम्हें पूरा टाइम लगाया तो है नहीं पता है भी करना, ठीक है। तो ये वाला काम आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रेयर क्लासेस हैं तो तब आपने सिंपल एक्यूरेसी नहीं निकालनी, बल्कि F1 स्कोर निकालें या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ डिवाइस कर लें जो कि दोनों फैक्टर्स को ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव सब कुछ निकालती हो, ठीक है। ओके, सो एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एप्सिलॉन भी हमने चूज़ करना था,
तो हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करें, क्रॉस वैलिडेशन सेट पे की बेस पे, क्रॉस वैलिडेशन पे आप एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करें, ठीक है, और जिस एप्सिलॉन पे बेस्ट रिजल्ट आता है आप वो ले लें और फिर उसको टेस्ट सेट के ऊपर ट्राई करके एक्चुअल नंबर निकाल लें, ठीक है। तो पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए हमने क्रॉस वैलिडेशन सेट रखा था ना, तो उनमें आप इस केस में पैरामीटर हमारा है एप्सिलॉन, तो हम उसको ट्यून कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन सेट, ठीक है। ये बात समझ आई है ना सारों को? नहीं आई? क्रॉस वैलिडेशन हमने क्यों बनाया था? हमने कुछ पैरामीटर्स थे हमारे, जिस तरह लैम्डा की क्या वैल्यू रखी हमने जब लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह पढ़े थे, ठीक है। तो हमने कहा था कैसे ट्यून करें, हमने कहा था कि यार क्रॉस वैलिडेशन सेट पे ट्यून कर लो और फिर टेस्ट सेट पे असल नंबर रिपोर्ट करना। तो हम ये यहाँ पर फिर एप्सिलॉन की क्या वैल्यू रखें, रैंडमली 0.01 रख दें, 0.02 रख दें, क्या करें, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि मैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ पे इसको ट्राई करूँ ऑन क्रॉस वैलिडेशन सेट, और उसमें जो बेस्ट कर रही है परफॉर्म उसको मैं टेस्ट सेट पे दोबारा टेस्ट करके बता दूं कि उस पर क्या आ रहा है एक्यूरेसी, और वो नंबर कोट कर लूँ, ठीक। ओके, सो एक और चीज़ ये है कि ये सुपरवाइज लर्निंग से मिलती जुलती चीज़ हमें भी लग रही है किसी हद तक, ठीक है। जिस तरह हमने ट्यूमर क्लासिफिकेशन की थी, वहाँ पर हमने एनॉमली डिटेक्शन क्यों नहीं कर ली, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे थे कि ट्यूमर है या नहीं, या इंजन के को फॉल्टी होने में या ना फॉल्टी होने में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों नहीं लगाते एज़ कम्पेयर टू एनॉमली डिटेक्शन। तो इसमें हम थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्चुअली आप इन सर्टन केसेस दोनों अप्रोचेस लगा सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन किस केस में क्या बेहतर है, ठीक है। सो एनॉमली डिटेक्शन अमूमन जब आपके पास बहुत कम एग्जांपल्स हों, जो जिस तरह एनॉमलीज जो है ना वो 0 से 20, 30, 50 इतनी और जो पॉजिटिव जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, हज़ारों में हो, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे टिपिकली आप कहते हैं कि एनॉमली डिटेक्शन शायद स्लाइटली बेटर रहेगा, ठीक है। और इसी को एक दूसरा तरीका जो देखने का है कि आप जो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वो ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी टाइप की एनॉमलीज हो सकती हैं, ठीक है, और इट्स हार्ड टू लर्न कि वो एनॉमलीज की टाइप क्या है, यानी एक दफ़ा में कोई किसी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाएगी, किसी वजह से हीट ज़्यादा आ जाएगी, कभी दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कभी कोई और चीज़ हो जाएगी, और वो उसको लर्न करना आसान नहीं है कि वो एनॉमली क्यों, यानी कि कोई फॉल्ट कहीं और था लेकिन उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं ना, तो वो उसको लर्न करना अगर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, कि उसमें कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता ज़्यादा, लेकिन आपको पता है कि वो रेंजेस से बाहर हो जाता है उसकी वजह, वहाँ पर फिर आप एनॉमली डिटेक्शन यूज़ करें। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास इनफ एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई पैटर्न आपको लगता है कि होगा, ठीक है, कि जो मशीन लर्निंग लर्न कर सकती है एनॉमलीज को डिटेक्ट करना, वहाँ पर फिर आप ये यूज़ करें। तो ये जो हम कह रहे थे ना ज़्यादा एग्जांपल्स कम एग्जांपल, उसका जो मेन फैक्टर था वो एक्चुअली ये है कि अगर आपके पास इनफ पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जो कि आपको बता दें कि यार जो एनॉमली आ रही है वो उसमें क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है, तो फिर बेहतर है कि आप उधर सुपरवाइज लर्निंग यूज़ कर लें, कोई न्यूरल नेटवर्क लगा लें, कोई वो ट्रेन हो जाए और वो जज कर ले कि यार ये चीज़ एनॉमली के अंदर पैटर्न क्या आता है। अगर वो पॉजिटिव एग्जांपल्स कम है या आपको वैसे अपनी नॉलेज की वजह से पता है कि यार इसका कोई पैटर्न नहीं हो सकता, तो तब आप उसको एनॉमली डिटेक्शन टाइप की चीज़ करें, ठीक है। सो टिपिकली जिस तरह स्पैम वगैरह में आपके पास कई पॉजिटिव एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, तो फ्रॉड के लिए अमूमन एनॉमली डिटेक्शन यानी बाज़ जगहों पर यूज़ होता है कि कोई गलत टाइप की तो नहीं हुई, लेकिन जो स्पैम है उसको कई दफ़ा आप फिर हमने देखा था कि उसको आप सुपरवाइज लर्निंग से भी कर सकते। सो टिपिकली जो फ्रॉड डिटेक्शन है वो जिस तरह टिपिकली वो एनॉमली डिटेक्शन से होता है कि कोई अजीब सी काम तो नहीं किया किसी ने, ठीक है, तो अजीब सा काम किया तो, लेकिन अगर इसमें भी थोड़ी सी ज़्यादा एग्जांपल्स हो जाए तो यू कैन मूव इट टू सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप अगर मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हैं और आपने करना है
तो बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास इनफ एग्जांपल्स आ गई हैं और आपको लगता है कि इसको ट्राई आउट कर लेना चाहिए तो ट्राई दैट आउट, ठीक है, और वो ट्राई आउट करके आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, दोनों भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स जो हैं स्पेशली एयरक्राफ्ट इंजन और इस किस्म के, ये अक्सर हम फिर एनॉमली डिटेक्शन टाइप की चीज़ों में कर रहे होते हैं, ठीक है। मशीन्स को मॉनिटर करना है, उसमें कोई अनड्यू एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ठीक है। और इसके बरक्स जो है स्पैम क्लासिफिकेशन में या वेदर प्रेडिक्शन में या कैंसर क्लासिफिकेशन, इनमें क्योंकि रीजनेबल नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास होती हैं फॉर पॉजिटिव केसेस, तो आप उनकी बेस पे पैटर्न तलाश कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। सो क्यों जी सर, टॉस कौन जीता है? नहीं, मोबाइल पे थे, मैंने कहा शायद, हाँ मोबाइल पे नहीं थे, टाइम देख रहे थे कब ख़त्म हो गया, जान छुटे। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि कौन से फीचर चूज़ करें, ठीक है। सो आज के लेक्चर में भी ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कंटेंट नहीं है ऐसा, यानी लाइट्स है वो है वही जो मैंने शुरू में आपको बता दिया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी उसकी डिटेल है, ठीक है। सो कौन से फीचर चूज़ करें? सो टिपिकली हमने कहा था कि हमने अज्यूम किया हुआ है, जो अभी तक एनॉमली डिटेक्शन में हमने किया है, कि जो फीचर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन होगी, ठीक है, कि वो किसी मीन के राउंड थोड़ा वेरी कर रहे होंगे, तो इस किस्म का कुछ बनेगा, ठीक है। ये जो बना हुआ ना चीज़, इसको बाज़ का हम कहते हैं हिस्टोग्राम। कभी पढ़ा आपने हिस्टोग्राम क्या होती है? नाम सुनो। हिस्टोग्राम ये होता है कि आपके पास लेट से बहुत बड़ा डाटा सेट था, तो आपने देखा यार कि -2 से -2.1 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो वो काउंट किया और उसको प्लॉट कर दिया। फिर आपने कहा 2.1 से 2.2 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको प्लॉट कर दिया। 2.2 से 2.3 तक कितनी आ रही हैं, उनको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास एक आ गया कि यार इस रेंज में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, इस रेंज में थोड़ी कम आ रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम, ठीक है। तो सारे टूल्स में हिस्टोग्राम का कोई ना कोई फंक्शन होता है। जिस तरह ऑक्टेव में हिस्ट है, हिस्ट और आगे आप एक्स दे दें तो वो आपको बता देगा कि वो काइंड ऑफ क्या, आपने अज्यूम ये किया हुआ है, ठीक है। अब आप जब असल में देखने जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ फीचर्स जो हैं वो उनकी काइंड ऑफ वो इस तरह के ना हो, ठीक है, उनका बेल शेप ना हो, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे मीन और मीन के राउंड दोनों तरफ एक तरह ही वेरी कर रहे हो, ठीक है। कई दफ़ा चीज़ें होती हैं वो मीन के एक तरफ ज़्यादा वेरी करती हैं, दूसरी तरफ कम वेरी करती हैं। जिस तरह मैंने हाइट की एग्जांपल तो दी, लेकिन हाइट जो है वो शायद, खैर हाइट तो फिर भी रहती है, लेकिन बाज़ मतलब जिस सोर्स से चीज़ें आ रही हैं कई दफ़ा वो इस किस्म की होती हैं कि वो एक तरफ जो है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरी तरफ कम होती है, राइट, ठीक है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि यार इससे इस तरफ जो होगी वो ज़्यादा होगी, इस तरफ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। बाज़ का एक लेवल से पीछे ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली फिर भी आपका एल्गोरिथम शायद फिर भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर उसको चाहते हैं कि वो जो है ना, उसको हम कहते हैं, जब आप इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर लेना तो तब आप चाह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल निचोड़ लें, वो जो निचोड़ा हुआ लीमू होता है ना, आप उसको भी प्रेस करके मज़ीद थोड़ा सा जिस तरह निचोड़ के कर रहे होते हैं ना, तो हम चाह रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस जो है ना वो निचोड़ के जो एक आखिरी ड्रॉप तक जो है ना हम निकाल लें, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आखिर में जब आप अपने एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा आप कई छोटी छोटी टेक्निक्स लेकर ना वो आखिरी जो 3-4% या 1-2% गेन करते हैं ना, वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं। कई दफ़ा वही फ़र्क होते हैं आप में और किसी और टेक्निक में, और वो फिर कहते हैं डिफरेंस डाल देते हैं। जिस तरह आप एक रन से जीतते हैं ना एंड पे, ठीक है, तो रन जो है वो अगर वो ना बना होता और तो ठीक है, तो दोनों का फ़र्क कई दफ़ा वही होता है, तो एंड पे वो एक रन जो है ना वो मैटर करता होता है, तो वो आप आखिर तक निचोड़ लेते हैं इसको, ठीक। सो फॉर एग्जांपल आपने तमाम एक्सेस को प्लॉट की हिस्टोग्राम तो आप निकाल ही सकते थे, तो आपने हिस्टोग्राम निकाली एक्स की, तो वो इसके बजाय इस तरह की आ गई, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स था, मैंने बजाय एक्स को फीचर लेने के मैं कहूँ मैं लॉग ऑफ एक्स को फीचर ले लूँगा, ठीक है। तो मैं अगर इसका लॉग ले लूँ ना तो वो ग्राफ
ऑटोमेटिकली इस किस्म के ये मीन और वेरिएंस इसकी यानी वो गॉसियन टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो हम कई दफ़ा ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यू कैन प्ले अराउंड के मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लॉग x प्लस 1 भी कर सकते हैं, या मोर जनरली x प्लस सम कांस्टेंट कर सकते हैं। यू कैन प्ले अराउंड, एक्चुअल में प्लॉट करके देखा कि यार मैं इसमें कांस्टेंट ऐड करूं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि नहीं रहता, लॉग लेता हूं तो कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। लॉग लेने के बजाय आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्योंकि लॉग का आपको प्लॉट पता है ना कि कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। इसी तरह आपको स्क्वायर रूट का प्लॉट पता होगा आपको, या आप प्लॉट करके देख लें अगर नहीं पता, ठीक है। और आपको लगे कि यार मैं इस वाले फंक्शन से इसको स्क्यू करूं तो मुझे लगता है कि ये गॉसियन टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वो काम किया हुआ कि इसको हमने इस साइड को थोड़ा दबा दिया है और इसको गॉसियन टाइप का बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये हम तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लॉग ले लें या कोई भी पावर ले लें, एक्स रेज़ पावर 1/n कोई भी पावर बना दी, ठीक है, और उससे ट्राई करके देखें। तो ये बड़ा कॉमन है करना, ठीक है। इसके लिए बल्कि उसने एक ना डेमो सा भी दिया हुआ था, तो आई जस्ट शो यू कि मैं खुद वैसे कर लेता, मेरे पास डाटा नहीं था, वरना मैं आपको ये ऑक्टेव में लाइव भी कर लेता, तो मैं इसलिए एंड्रू इंक की वीडियो से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि उसने ये ऑक्टेव है, राइट। तो आप पाइथन में भी इस किस्म का कर सकते हैं कि आपने देखा कि यार 1000 डायमेंशन का आपके पास है, साइज ऑफ एक्स किया आपके पास आ गया। आप हिस्ट प्लॉट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम जो है ना वो 10 बिन्स ले रही होती है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में एक पैरामीटर होता है कि बिन कितनी रखनी है, ठीक है। तो ये जितना भी डाटा है ना वो इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर देती है कि इधर से इस रेंज तक कितने आ रहे हैं, इधर से इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी डाटा था इसको किया। हम थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैनुलैरिटी में देखना चाह रहे हैं, तो हम 10 के बजाय थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इधर ये बता दिया कि नहीं यार 50 बिन्स रखो, ठीक है। 50 बिन रखा तो हमें नज़र आया कि यार ये तो मीन वेरिएंस उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह गॉसियन की होती है, इट्स नॉट अ बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। तो क्या करें, तो देन वी कैन प्ले अराउंड विद इट। तो इधर अब वो जो नेक्स्ट काम कर रहा है कि वो जो भी उसको ना x रेज़ टू पावर 0.5 कर दिया। सो इट्स 0.5 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो x को हमने डॉट स्क्वायर किया हो, तो ऑक्टेव में डॉट स्क्वायर का मतलब है पॉइंट बाय पॉइंट, हर पॉइंट का स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। और ये कैप का मतलब है कि पावर ले लो, तो हमने क्या उसकी पावर 0.5 कर दी, ठीक। तो हमने उसको कहा कि नहीं यार इससे नहीं सही हुआ तो 0.2 करके देख लो। अब ये थोड़ा सा गॉसियन बन गया। यू कैन प्ले अराउंड 0.2 के बजाय 0.1 करके देख लिया, ठीक है। 0.01 करके देख लिया, 0.05 करके देख लिया, जो भी आपकी वैल्यूज आती। तो अब ये तकरीबन गॉसियन लग रहा है। तो आपको इस प्ले अराउंड से मेरा मतलब ये था, इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि जब आप जुबानी बोल रहे होते हैं तो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप असल में करेंगे तो आपने 4-5 लाइंस ऑफ कोड ट्राई करके देखनी है, एक चीज़ ट्राई की, दूसरी ट्राई की, एंड दैट्स इट। तो दैट्स वाई मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाह रहा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये मेरा नया फीचर है, एक्स के बजाय मैं x रेज़ टू पावर 0.05 यूज़ करूँगा बिकॉज ये एक ठीक सा गॉसियन टाइप का बन रहा है। इसी तरह आप ये भी कर सकते थे कि आप अगर ओरिजिनल x का लॉग भी लेना तो तब भी यही इफेक्ट अचीव हो जाना था, जिस तरह अभी हमने लॉग लेकर किया है, तो ये भी गॉसियन टाइप का ही बन रहा है। इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि लॉग ऑफ x काइंड ऑफ लेकर चला लें। तो ये लेकिन ये क्या होगा, लॉग होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा, ये आपको पहले से नहीं पता चलेगा। आप शेप देखेंगे, उसके हिसाब से आप एक चीज़ ट्राई करेंगे, दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको लगेगा कि यार अब ये लग रहा है गॉसियन, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा फर्दर निचोड़ सकते हैं आप, बिकॉज जो आपके आगे एल्गोरिथम चल रहा है वो गॉसियन टाइप की चीज़ अज्यूम कर रहा था। आपके पास इनपुट गॉसियन नहीं थी, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया टू मेक इट अ गॉसियन। तो अब वो हो सकता है कि स्लाइटली इंप्रूवमेंट आ जाए कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ करें। अगर आप वो गॉसियन में ना भी लेके जाते, स्टिल एल्गोरिथम परफॉर्म कुछ ना कुछ कर लेता, क्योंकि नॉर्मल ना भी हो ना तो मीन अराउंड जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वहीं पे आ रहा होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन उसके अराउंड कुछ एरिया ले रही होती है। लेकिन उसमें हो सकता है कि वो जो जिस साइड पे वो ज़्यादा स्क्यूड था उस साइड पे आप जो एनॉमलीज हैं वो डिटेक्ट ना कर पाएँ, ठीक है। यानी कि वो जहाँ पर जल्दी ड्रॉप हो जाता था वो, क्योंकि आपने अज्यूम किया हुआ था कि ये दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अगर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी तो ये ऑटोमेटिकली उस पॉइंट को फर्दर अवे पुश कर देगा, ठीक है, ये जो लॉग है, और वो उसको जब फर्दर अवे पुश करेगा तो वो लो प्रोबेबिलिटी वाले रीजन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो आपका जो स्लाइडली फर्दर निचोड़ने वाला काम है वो हो जाएगा।
ओके, सो लेट्स कम बैक, एक मिनट, ये चल ही रही थी पहले से ही, ठीक है। सो ये अब आपको समझ आ गई कि आप इस किस्म के डिफरेंट फीचर्स काइंड ऑफ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो जब आप एनॉमली डिटेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम चाह ये रहे होते हैं फीचर्स ऐसे चूज करें कि नॉर्मल एग्जांपल्स के लिए प्रोबेबिलिटी हाई आए और एनॉमलस एग्जांपल्स के लिए प्रोबेबिलिटी लो आए। लेकिन जो ज़्यादातर मसला आता है ना, वो ये आता है कि वो जो नॉर्मल एग्जांपल्स और एनॉमलस एग्जांपल्स को कई दफ़ा हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते और वो एनॉमलस के लिए भी प्रोबेबिलिटी हाई आना शुरू हो जाती, ठीक है। तो वो किसी तरह कह लें कि फॉर एग्जांपल इधर कहीं पे कोई एग्जांपल आ गई, ठीक है, अब और वो एनॉमलस थी, तो इसका मतलब है कि ये तो कर्व इस किस्म का बनेगा, राइट, और उसमें वो ठीक सी प्रोबेबिलिटी होगी, थोड़ा सा दूर किसी तरह निकलनी चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक अपना नया फीचर बना लें। अच्छा, वो कैसे बनाएं? उसका तरीका ये होगा कि आप जिस तरह हमने पहले किया था ना कि स्पैम वाली जब एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि आप जाके असल में देखें कि जो केस फेल हुआ था वो फेल किस बेस पे हुआ था, ठीक है। आपको किसी ने कहा कि यार इंजन के लिए हम बना रहे थे, तो वो एक फॉल्टी इंजन था, लेकिन वो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से वो फिर भी वो उधर नहीं आ रहा, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो आप जाके एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी बेस पे फिर आप कह रहे हैं कि ये फेल हुआ था। वो आपको बताएगा कि यार ये वजह थी कि ये मैंने इसको फेल किया था। वो जो वजह बताएगा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो वजह आपको हो सकता है कहे कि यार इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ x और x1 और x2 को नहीं देखना था, मुझे उनके किसी कॉम्बिनेशन को भी देखना था कि हीट और वाइब्रेशन के ऊपर कोई और फार्मूला अप्लाई करूं और वो वाला फार्मूला से जो फीचर बनता है वो फीचर जो है वो मुझे गलत केस में ज़्यादा आता हो, इस केस में कम आता हो, या एटलीस्ट वो फार अपार्ट हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, तो यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज कि अगर ऐसा केस है तो यू कैन फाइंड अनदर फीचर सो दैट कि आप इस फीचर के हिसाब से वो एग्जांपल बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक तरह की इवैल्यूएशन वाला काम होता है कि आप एक नया फीचर करें जो कि इस एग्जांपल को उठाकर नए फीचर की बेस पर बाहर ले जाए। तो लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए आपको एक्चुअल में फेलिंग एग्जांपल का एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने क्रॉस वैलिडेशन सेट पे जब चीज़ें ट्राई की और उसमें आपको फेलियर केसेस आए, आपने उस हर केस को देखा और उसमें देखा है क्या मसला आता है, मसला क्या है, ठीक है, उस मसले को फिक्स करने की कोशिश की। जब आप उस मसले को फिक्स करेंगे बाय एडिंग सम न्यू फीचर और समथिंग, ठीक है, हो सकता है कि आप कहेंगे यार मुझे कोई और फीचर जो था ही नहीं वो लाना चाहिए, हो सकता है आप कहेंगे नहीं जो मेरे पास एग्जिस्टिंग फीचर है उनका वो कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए, तो वो आप ट्राई कर लें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जो आपके पास एग्जांपल हमने देखी थी कि मेमोरी ये आपके क्लस्टर के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कोई अनयूजुअली ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा, कोई सिस्टम कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, ठीक है, वो सारे सिस्टम ही यूज़ हो रहे होंगे, हो सकता है वो ज़्यादा यूज़ जो हो रहा हो वो असल में उसके ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो, तब तो वो एनॉमलस नहीं है ना, तब तो असल में ही वाकई आ रही। तो कैसे फिगर आउट करें? तो ये आपके फीचर्स आ गए कि यार मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, डिस्क एक्सेस पर सेकंड कितनी है, CPU लोड कितना है और नेटवर्क ट्रैफिक कितनी है। तो हो सकता है कि इससे आपको आइडेंटिफाई ना हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि थोड़ा सा आप स्मार्टली सोच सकते हैं कि यार CPU लोड और नेटवर्क ट्रैफिक एक ही तरह से कोरिलेट करते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया था कि दे शुड कोरिलेट विद ईच अदर, ठीक है। तो अगर आपका CPU लोड बढ़ता है तो आपकी नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगी, तो अगर आपका CPU लोड बढ़ है तो आपकी नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ी है तो उसके हिसाब से CPU, यानी नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ने का मतलब है कि बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है और आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके लिए CPU कुछ काम कर रहा है ना। तो अगर बाहर से कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रही और आपका CPU फिर भी ज़्यादा जा रहा है तो फिर तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक योर ओन काइंड ऑफ एक फीचर बना सकते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक CPU लोड पर नेटवर्क ट्रैफिक बना दूँ, ठीक है, पर ट्रैफिक, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी अगर ट्रैफिक तो ये एक नया फीचर बन जाएगा, यानी ये X4 तक थे तो आपने X5 ये बना दिया, ठीक है।
तो ये आपको हो सकता है कि एनॉमली डिटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि ये सारे केसेस में बाकी जो हैं वो नॉर्मल रेंजेस में रह रहे हो, लेकिन लोड पर ट्रैफिक जो है वो अगर लो रेंज में रह रहा है, यानी कि उसमें लोड ज़्यादा है और ट्रैफिक कम है, तो क्या होगा कि ये छोटा और ये बड़ा हो गया तो इट्स अ बिगर नंबर, और ये आपको बता देगा। और आप ज़्यादा स्मार्ट होकर ये भी कर सकते हैं कि सीपीयू लोड स्क्वायर करके भी बना दें, ठीक है, ओवर ट्रैफिक। तो स्क्वायर जो है वो उसको मजीद एक्सपैंड कर देगा। स्क्वायर क्या करता है कि बड़ी वैल्यू हो तो उसको और बड़ा कर देता है, ठीक है, तो वो थोड़ा और एक्सपैंड भी कर सकता है। तो यू कैन मेक योर ओन फीचर्स काइंड ऑफ, कि x5 और x6 आपने बना दिए, और आपने तो ये जिस तरह वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमने फर्दर फीचर्स बनाए थे उस किस्म के फीचर्स बना दिए, ठीक है। ओके, सो काइंड ऑफ ये तो था, हमने देख लिया कि हम फीचर कैसे नए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि कोई चीज़ ख़राब जा रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि थोड़ा सा कह लें कि बाज़ केसेस में ये हेल्पफुल हो सकती है कि आप मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ यूज़ कर लें, ठीक है। और वो कैसे केसेस हैं उसकी मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, और ऑल्दो इसको अवॉइड करने के भी कुछ तरीके हैं, और वो हम इसके बाद वाले सेक्शन में वो भी देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, लेकिन पहले हम इसको देख लें कि ये है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही वाला केस जो हम अभी देख रहे थे, सीपीयू लोड वर्सेस मेमोरी यूज़ वाला, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार लेट्स से वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था कि सीपीयू लोड की भी रैंडम वैल्यूज़ चल रही थी और उसके हिसाब से मेमोरी की भी यूजेज की भी रैंडम वैल्यूज़ चल रही थी। तो हमने क्या किया, हमने इसका भी एक प्लॉट बना दिया और इसका भी एक प्लॉट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा गंद डल जाएगा, मे बी मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो ये लेट से मेरा लोड वाला प्लॉट था, ठीक है, तो ये कुछ इस रेंज में आ रहा था, ठीक है। तो ये आपका लोड वाला प्लॉट हो गया, और इसी किस्म का आपका एक प्लॉट बन गया विद मेमोरी यूज़ वाला, राइट। और हमने इसको जो एक्चुअल में प्लॉट करके देखा है तो डाटा कुछ इस किस्म का आ रहा है, राइट। कुछ इधर पॉइंट आ रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब तो यानी कि मैं अगर इधर बनाऊं तो हमारे पास इस किस्म का ये जो कह लो कि मेमोरी वाला है, ये इसकी वेरिएंस इस किस्म की आ रही है, और इधर अगर मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ बट यू कैन इमेजिन कि ये असल में ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये एक ही पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके लोड का प्लॉट है, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट मेरे पास इस जगह पे आ गया, राइट, तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बनेगी, और मैं अगर इधर जाऊँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बनेगी, विच आर रीजनेबली हाई नंबर्स, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा सा नंबर ही लग रहा है ना, और ये भी रीजनेबली हाई नंबर है कि बहुत छोटा नंबर नहीं लग रहा कि 0.01 या कुछ ऐसा होगा, ठीक है, बिकॉज ये उसकी वेरिएंस वाली रेंज में रह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि यार ये तो ठीक है, लेकिन असल में अगर हम विजुअली देख रहे हो तो हमें नजर आ रहा है कि ये तो इससे बाहर है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, कि अगर मैंने इसको असल में प्लॉट ये सामने रखा तो मुझे नजर आ रहा है ये तो एनॉमली है, ठीक है, बिकॉज हम तो काइंड ऑफ इस रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनॉमली आ रही है ये हमारा एल्गोरिदम वुड फेल टू डिटेक्ट। उसकी वजह क्या है, हमने इन दोनों की हमने अज्यूम किया हुआ था कि सारे इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस केस में ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सीपीयू लोड एक्चुअली कोरिलेट्स वेल विद काइंड ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, तो या मेमोरी यूज जो भी है, ठीक है। तो अगर वो उससे कोरिलेट करता है तो फिर ये वाली गड़बड़ होने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो असल में हमारा मसला क्या है कि हमने ना इस मीन के हिसाब से, इस वेरिएंस के हिसाब से कंटूवर्स कुछ बना दिए और कुछ इसके हिसाब से बना दिए हो। तो हम ये कहते हैं कि यार क्योंकि यहाँ पे भी डाटा आ रहा है और यहाँ पे भी सही एग्जांपल्स आ रही है ना, तो जो हमने काइंड ऑफ इस किस्म के सर्कल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब उस सर्कल का मसला क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी इधर आ रही है वही प्रोबेबिलिटी इधर आ रही है, ठीक है,
बिकॉज क्योंकि इसकी जो वेरिएंस थी और जो इसकी वेरिएंस थी उसके हिसाब से हमने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। बट वी वांट इज के हमारा जो प्लॉट है ना वो कुछ इस तरह का हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज इस तरह की हो ताकि इधर हाई प्रोबेबिलिटी आए लेकिन इधर लो प्रोबेबिलिटी आए, लेकिन अभी हमारा एल्गोरिथम ये नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, ठीक है, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो मल्टीवेरिएट काइंड ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, ठीक है। मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये कहते हैं कि आप इन जो x1, x2, x3 है ना इनको इंडिपेंडेंटली ना मॉडल करें बल्कि इनको इकट्ठा मॉडल कर लें, ठीक है। और इकट्ठा मॉडल करेंगे ना तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाले काम भी थोड़े से हो जाएंगे, ठीक है। इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया था μ1, μ2, μ3 सारों के कहे थे और हमने सात वेरिएंस जो थी सिग्मा स्क्वायर 1, सिग्मा स्क्वायर 2 अप टू सिग्मा स्क्वायर n का था। यहाँ पे म्यूज तो काइंड ऑफ उसी तरह है कि हम Rn में लेंगे कि हर एक का मीन आ गया, लेकिन जो सिग्मा स्क्वायर है उसके बजाय हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालेंगे। कोवेरियंस मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने डायमेंशनलिटी डिटेक्शन में की थी। आज की क्लास आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स की एक बड़ी अच्छी इंट्यूशन भी देगी। तो अभी आगे जो है वो ज़्यादातर फिगर्स हैं जो कि आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मेजर। तो ये जो समेशन टाइप का साइन है ये असल में समेशन नहीं है, दिस इज कैपिटल सिग्मा विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि एक कोवेरियंस मैट्रिक्स, और ये n बाय n मैट्रिक्स। अगर आपके n फीचर्स है ना तो हम क्या करते हैं, हम इस डायरेक्शन में भी n और इस डायरेक्शन में भी n और n बाय n में आप बता रहे होते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से कोवेरी करें, ठीक है। सो जो आपका मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ना वो असल में ये है, ठीक है। तो एक तो चीज़ है इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो दिस इज अ फॉर्मूला जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पूरी तरह याद रहे या कुछ हो, वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। यू कैन ऑलवेज लुक इट अप, जाके देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला था, बुक से देखें और उसको कोड कर दें। इसमें ये जो बार्स डली हुई है इसका मतलब है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता है, आपने शायद बड़ी मैट्रिक्स का ना निकाला हो लेकिन उसका भी फॉर्मूला होता है 2 बाय 2 का, तो बचपन से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी का निकालें तो वो भी आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत कोई भी कोर्स पढ़ा है जिसमें मैट्रिसेस थी। तो डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट, और ये जो है ये आपकी एक्चुअल में पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये n बाय n मैट्रिक्स है, तो आप हर सिग्मा के लिए ये निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला उसी किस्म का अगर आप देखें, ठीक है, कि वो -1 और उसका ये एक्सपोनेंट निकाल ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने इसका ट्रांसपोज लेकर इससे मल्टीप्लाई किया तो काइंड ऑफ ये उसका क्या लेंगे स्क्वायर टाइप का काम है, लेकिन इन मैट्रिसेस, ठीक है। बट आई डोंट वांट यू टू गो इनटू फार्मूलाज एट द मोमेंट। मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कोवेरियंस मैट्रिक्स काम कैसे कर रही है। सो लेट्स से कि आपका म्यू 0 है और कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 इधर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन रहा है वो इस किस्म का होगा जिसका मीन 0 पे होगा और वेरिएंस दोनों डायरेक्शन में 1 होगी, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ना ये आपको शो कर रहा है कि वेरिएंस ये शो कर रहा है कि x डायरेक्शन x1 में कितनी है, ये शो कर रहा है कि x2 पे कितनी है वेरिएंस। तो ये दोनों तरफ यही है। ये जो फिगर शो कर रही है ये इसको हम टॉप से देख रहे हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ जो हमारे कंटूर प्लॉट्स थे, लेकिन हमने इसमें कलर कोड किया हुआ है। रेड का मतलब है कि जो हाई वैल्यूज हैं, ब्लू का मतलब है जो लो वैल्यूज हैं, और डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं कि उनके दरमियान वाली वैल्यूज। तो रेड से ब्लू की तरफ हम जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ अगर हमने जाना, ठीक है। तो ये हमने इसी को टॉप से देखा, तो दरमियान में 0 0 पर ये हाईएस्ट वैल्यू होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती है। तो ये समझ आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, दोनों को 0.6 कर दूं, ठीक है, तो इट विल हैव द सेम इफेक्ट कि आपने की वेरिएंस कम कर दी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करें, ठीक है। तो डायगोनल की एंट्रीज बिल्कुल वैसे बिहेव कर रही हैं जिस तरह सिग्मा स्क्वायर हमने कहा था पहले, ठीक है, कि सिंपल जो वेरिएंस थी कि आपने इसकी वेरिएंस भी आधी कर दी, इसकी भी वेरिएंस 0.6 कर दी, नॉट एग्जैक्टली आधी लेकिन 0.6 आधी के क्लोज है। तो ये हमारा जो सर्कल है ये कम हो, यहाँ पे सर्कल कम हो गया, या ये बम्प जो है ये बढ़ गया। बढ़ क्यों गया, मैं इसको कहता हूँ आप इसको ज्यूम करें
इनको इसको उल्टा करना और इसमें पानी डालना है, तो पानी जो डालना है ना वो हमेशा 1 गिलास पानी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर या तो बाउल जो है वो चौड़ा होगा तब भी उसमें 1 गिलास पानी आ जाएगा, नहीं तो अगर वो कम चौड़ा होगा तो उसको डीप होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ग्लास थोड़ा सा लंबा होना चाहिए तभी उसमें वो पानी आएगा, ठीक है। तो और इसी तरह अगर मैं सिग्मा को 2 कर दूं, ठीक है, तो आप ये थाली बन गई, ठीक है, उल्टा करें थाली में पानी डालें, लेकिन बट स्टिल ये वो 1 पूरा ग्लास अकोमोडेट कर लेगी बिकॉज अब वो चौड़ी हो गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको सिग्मा बढ़ा दिया, फैलाव बढ़ा दिया, बट वो कर। तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल के ऊपर चीज को मल्टीप्लाई करें तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हर डायमेंशन में उतनी चीजें एक्सपैंड हो जाएंगी, ठीक है। 2 किया तो ट्वाइस हो जाएंगी, 0.5 किया तो आधी हो जाएंगी, ठीक है। और उसका नेट इफेक्ट ये पड़ेगा कि सेंटर ऊपर नीचे जरूर होगा क्योंकि हमने ओवरऑल 1 गिलास पानी डालना उसका, ठीक है। ओके, सो ये बात समझ आ गई। ओके, सो नेक्स्ट चीज है कि अब मैंने ये काम किया कि मैंने दोनों को डिफरेंट वैल्यू से चेंज किया, ठीक है। पहले वाले को 0.6 किया, दूसरे वाले को 1 किया। तो अगर आप पूरे डायगोनल के बजाय डायगोनल की एक एंट्री को छेड़े तो वो एक एंट्री किसको सिग्निफाई कर रही होती है? अगर ये वाली एंट्री है, पहली एंट्री सिग्निफाइज फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड एंट्री सिग्निफाइज सेकंड डायमेंशन। तो हमने सेकंड डायमेंशन को नहीं छेड़ा, हमने फर्स्ट डायमेंशन को 0.6 किया है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ है, आप अगर इधर देखें तो ये श्रिंक हो गया, x1 डायमेंशन में श्रिंक हो गया, x2 में उसी तरह रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यही काम अगर मैं यूं करूं कि मैं दोनों डायमेंशन छेड़ दूं तो x1 जो है वो अब ट्वाइस हो गया, सॉरी अभी भी एक ही छेड़ी है, ठीक है। x1 अब ट्वाइस हो गया, पहले श्रिंक हुआ था, अब ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है। बट ये वाली डायरेक्शन में आप देखें तो बिल्कुल सेम स्पैन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको 1 ही रहने दिया, ठीक है। इसके बजाय अगर मैं ऑपोजिट काम करूं कि मैं इसको छेड़ दूं और उसको ना छेड़ूं तो अब ये इस डायरेक्शन से वही काम हो गया बिकॉज ये सिग्निफाई कर रहा है सेकंड डायमेंशन को, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है, ये वाले ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन अ सेंस कि ना ये कोवेरियंस मैट्रिक्स कई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में यूज होती है, ठीक है। सिग्नल प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज होती है, बाकी जगह पे तो कई दफ़ा ना लोगों को इतनी अच्छी सेंस नहीं होती कि वो है क्या। तो ये आपको ना उसका एक बहुत अच्छी इंट्यूटिव सेंस दे रही है कि कोवेरियंस मैट्रिक्स असल में आपको बता क्या रही है, ठीक है। तो वो ये आपको बता रही है, ठीक है, कि चीज़ किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। सो ये हमने बताया कि यार इस डायमेंशन में नहीं चेंज किया, तो अब आप देखें तो आपकी डायमेंशन जो है ना ये वाली श्रिंक हुई है, लेकिन इस डायमेंशन में आप उतने ही रहे, ठीक है। एंड सो ऑन, अगर आप 1 2 कर देंगे तो अब ये तो हमने पहले भी देखा हुआ था, ठीक है। तो आपकी पहले डायमेंशन सेम है, दूसरी डायमेंशन हमने कर दिया, ठीक है। पहले हमने 2 1 किया था, अब हमने 1 2 कर दिया, तो अब काइंड ऑफ ये वाली डायमेंशन में एक्सपैंड हुआ है। व्हाट अबाउट, अच्छा अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, अभी तक हम डायगोनल एंट्रीज को छेड़े थे, अगर आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को छेड़ेंगे तो तब क्या होगा, ठीक है। तब वो ये बताता है कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, यानी दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर 0.5 कर दूं, इधर 0.5 कर दूं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा कोरिलेट कर रहे हैं कि अगर ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। और ये जो 0.5 है ये उसकी चौड़ाई को बता रहा है, ठीक है, कि क्योंकि इस साइड से चौड़ाई आपको हाफ लग रही है ना एज कंपेयर टू इस साइड के, बिकॉज हमने इधर 0.5 रखा हुआ है। तो ये कोरिलेट कर रहे हैं, बड़ा शार्पली कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और तो ये वाली चीज़ इस तरह से बन गई, तो आपने काइंड ऑफ डायगोनल के तौर पे भी, और अगर ये डिफरेंट होगी तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट शेप दे सकते होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, 0.5 के बजाय 0.8 कर दूं, तो अब ये और ज़्यादा अच्छा कोरिलेट करे, ठीक है, कि ये 1 होता है तो वो भी 1 होने का चांस होता है, ठीक है। तो लीनियरली काइंड ऑफ कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मज़ीद शार्प होता जा रहा है, ठीक है। इसके बजाय अगर मैं ये करूं कि इसमें अभी तक पॉजिटिव वैल्यूज थी, वो अगर मैं इसको नेगेटिव करूं, ठीक है। सो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है ये एक दूसरे से उलट कोरिलेट कर रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव 5 होता है तो अगला नेगेटिव 5 होने का चांस होता है। तो ये वाले ग्राफ में अगर आप देखें तो ये अगर काइंड ऑफ ये +1 पे जा रहा है तो वो -1 पे जा रहा है उतना, ठीक है। तो ये इस स्लोप पे कोरिलेट करना शुरू हो गया। और अगर इसी तरह मैं 0.8 करूंगा तो हम
ये शार्पर कर्व, तो ये इधर नज़र नहीं उतना अच्छा आ रहा है, इसीलिए हमने ये वाला प्लॉट किया हुआ। ये असल में थोड़ा सा शार्प सा इस डायरेक्शन में कर्व है, ठीक है। तो इसको ऊपर से देखें तो ये सही नज़र आ रहा है, ठीक। ओके, तो ये बात समझ आ रही है कि पॉजिटिव कोरिलेशन में आप इस तरफ की लाइन में, हमें प्रॉब्लम क्या था कि हम इस तरह की लगाना चाह रहे थे लाइन, ठीक है, बट वो थी नहीं, क्योंकि हम सिंपल सिग्मा यूज़ कर रहे थे, तो हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को यूज़ ही नहीं कर रहे थे काइंड ऑफ, ठीक है, पहले वाले उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट अबाउट के अब हम लेट्स से कि म्यू को छेड़ें अगर, तो क्या होता है। तो म्यू को छेड़ने का इफेक्ट वही है कि आप मीन को मूव कर रहे हैं, तो ये इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। हमने इसको 0.5 पे मूव किया, तो ये जो सेकंड डायमेंशन में 0.5 पे चला गया। अगर दोनों डायमेंशन में किया तो ये एक्स डायमेंशन में 1.5 पे चला गया, x2 डायमेंशन में ये -0.5 पे आ गया, तो ये 0 से थोड़ा नीचे आ गया। तो इस तरीके से चल रहा, ठीक है। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उसके अंदर आपने प्रोबेबिलिटीज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बल्कि प्रोबेबिलिटी के लिए आपको वेरियस मैट्रिक्स का एक फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, जो कि हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। सो वो फार्मूला ये है काइंड, ठीक है। तो जो पिछला था उसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इस तरह कर रहे थे, ठीक है। इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने उनके बजाय उनकी कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली है और कोवेरियंस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेकर डिवाइड किया है, लेकिन जब इधर हमने मल्टीप्लाई करना था तो उसमें हमने इस तरीके से किया है कि x माइनस म्यू ट्रांसपोज इंटू कोवेरियंस का इनवर्स इंटू x माइनस म्यू, ठीक है। तो ये आपने काइंड ऑफ म्यू सब्ट्रैक्ट किया है। अगर मैं इसको कहूँ तो ये असल में x स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। वो जो ओरिजिनल था हमारा वो e रेज़ पर -x स्क्वायर ही हुआ करता था ना। तो ये देखा जाए ना तो, और बाद में हमने क्या किया था, x माइनस म्यू कर दिया था ताकि हम जीरो मीन कर लें। तो ये किया वही हुआ है, x माइनस म्यू का ट्रांसपोज इंटू x माइनस म्यू करूंगा ना, तो ये करेगा वही काम ही ना कि स्क्वायर कर लेगा। ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करें तो वो पॉइंट बाय पॉइंट स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। लेकिन दरमियान में हमने सिग्मा इनवर्स डाला हुआ है और वो कोवेरियंस का फैक्टर डाला। जो हमने ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हम डिवाइड कर रहे थे सिग्मा स्क्वायर से, इस केस में हम दरमियान में कोवेरियंस का इन्वर्स ले। सो इन्वर्स काइंड ऑफ डिवीजन ही होती है, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि ऊपर इसको दिखा रहे हैं तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स वो वाला काम। सो पहली चीज ये है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट होगा, सो जो अगर आपने मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो पहले आप ट्रेनिंग सेट लेंगे और आप उसमें पैरामीटर फिटिंग करेंगे कि सबसे पहले आप म्यू निकालेंगे और सिग्मा निकालेंगे, ठीक है। दिस इज समेशन, दिस इज सिग्मा, जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो म्यू तो था सिंपल एवरेज पहले की तरह ही, लेकिन जो सिग्मा था वो हमने देखा था कि हम x माइनस म्यू इंटू उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। जो मैं पहले दिखा रहा था उसमें ट्रांसपोज पहले था और बाद में था, ये उसको श्रिंक कर देता है, राइट। ये जो चीज़ है ये मैंने आपको जब कोवेरियंस पढ़ाई थी तो दिस इज अ कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी जवाब में, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा सिग्मा जो कि आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास काइंड ऑफ और ये हमने बताया हुआ है कि ये डिफरेंट कोवेरियंस मैट्रिसेस जो है ना वो हमें डिफरेंट तरह की शेप्स अब दे सकती है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये मॉडल आ गया, आपने कहते हैं ये सिग्मा और म्यू निकाल लिया, तो अब आपके पास नई एग्जांपल आएगी ना, तो आपने वो एग्जांपल को इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को दे देना है, ठीक है। और ये जवाब में आपको निकाल के दे देगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, जो कि इस केस में क्योंकि ये स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहे हैं तो अगर इधर कोई आएगी तो हम उसको एनॉमली कह देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल आई तो हम उसको कह देंगे कि ये एनॉमली है, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट जब आप यूज़ करते हैं तो वो ये वाला काम कर देती है, ठीक है। इधर एक छोटी सी चीज़ ये समझ आ गई है कि मतलब एल्गोरिथम में सिर्फ यहाँ पर एक फ़र्क है कि पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सिंपल, अब हमारे पास एक डिफरेंट फार्मूला आ गया है कि जो हम करें, जिसमें अगर आप की तेज़ आंख हो तो आपने नोट किया होगा कि मैट्रिक्स इनवेरिएंट भी इन्वॉल्व हो रही है, और मैट्रिक्स बड़े साइज़ की और उसका इन्वर्स जो होता है वो ज़रा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो हम उसको भी थोड़ा सा ओके। सो अगर हम वी आर अबाउट टू एंड, वो जो मेरे पास हम तो थोड़े से ज़्यादा हो गए, मैंने 8 मिनट लेने थे लेकिन 8 के चलो वो जो पिछले वाले इकट्ठे किए हुए थे वो हो गए हैं, बट क्योंकि 1-2 स्लाइड्स ही रह गई हैं देन सो विल एंड इन प्रॉब्ली 5 मिनट्स, ठीक है। तो आपका खाना जो है ना वो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले थोड़ा सा,
तो बचपन में हमें ना जब मम्मी पढ़ने को कहती थी ना भूख लग जाती थी, ठीक है, तो हमें भूख लग गई है तो जो वॉशरूम जाना है, ठीक है, पानी पियो, ठीक है, तो कोई ना कोई बहाना, तो वो कहती थी कि भूख में बहुत अच्छा याद होता है, तो कोई मसला नहीं है, तुम याद करके मुझे ये सुनाओ तो फिर जाना जिधर भी जाना है, ठीक है। तो वो क्योंकि नहीं देती थी तो फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो वाकई जब आप इसको करते हैं तो भूख में थोड़ा बेहतर काम हो जाता है। तो आपको आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपको मैं उस तरह थोड़ा सा तसल्ली दूँ। ओके, सो अब हमारा टॉपिक्स काइंड ऑफ कवर हो गए जो हमने करने थे, लेकिन अब जो हम देखना चाह रहे हैं कि हमने एक ओरिजिनल मॉडल बनाया था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटीज़ को सिंपली मल्टीप्लाई किया था और हर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर लिया था ऑफ फीचर वेक्टर के जो x1 x2 up to xn जो भी उसके बनते थे। और अब जो हमने किया उसमें हमने कहा है कि सिग्मा कैपिटल सिग्मा के साथ करें तो कब कौन सा यूज़ किया जाए एक तो, और दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये दो चीज़ें रह गई हैं जो कि हम डिस्कस करना है। जब आप ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप स्केलिंग सिर्फ उस एक्सेस पे कर सकते हैं, यानी यू कैन एक्चुअली एक्सपैंड इन दिस एक्सेस और दिस एक्सेस, मगर आप डायगोनल या किसी और डायरेक्शन में स्केल नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल और वो मॉडल एग्जैक्टली बराबर हैं विद वन कंडीशन। अगर जो मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स है, किधर गया, हटा दूं, अगर जो मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स है अगर उसमें सिर्फ डायगोनल होता और इधर मेरे पास सिग्मा 1 स्क्वायर होता, इधर सिग्मा 2 स्क्वायर होता एंड सो ऑन अप टू सिग्मा n स्क्वायर होता और बाकी सारों पे जीरो होता, ठीक है, बाकी सारों पे जीरो होता, तो तब ये वाला केस बन जाता है, ठीक है। अगर आपके फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली जब कोवेरियंस निकालते हैं तो ये जीरो आ जाता है, ठीक है, और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज मैटर करती होती हैं, ठीक है। तो हम जो पहला केस देख रहे थे वो काइंड ऑफ उसमें हमारी असम्पशन थी कि ये इंडिपेंडेंट है और इस वजह से इनकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने ये वाला केस किया था। उसका नेट इफेक्ट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप या तो इसी तरफ बढ़ा सकते हैं या दूसरे एक्सेस पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप डायगोनल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनल में कुछ आ रहा हो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वाला केस हो तो दोनों केस एग्जैक्टली बराबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो केस है ये वाला केस बन जाता है कि सिग्मा आपके डायगोनल पे पड़े हुए हैं, बाकी सब कुछ जीरो है, ठीक है। तो नॉर्मल और इसमें क्या फ़र्क है। दूसरा आखिरी चीज़ ये आ जाती है कि कब कौन सा मॉडल यूज़ करें, ठीक है, जिसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है कि इसके अंदर एक इन्वर्स आ रहा है, ठीक है, जो कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हों तो मुश्किल हो जाएगा। सो टिपिकली होता क्या है कि अगर आपके पास ये क्या करता है, वो जो हमने इधर काम किया था ना कि CPU यूज़ पर नेटवर्क ट्रैफिक या पर मेमोरी यूज़ फीचर जो बनाया था, अगर हम वो मैनुअली खुद से बना लें तो वो ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वो खुद से ना बनाएं तो ये वाला मॉडल ऑटोमेटिकली वैसे फीचर भी निकाल देता है। बात समझ आ रही है कि वो जो हमने एक्स्ट्रा फीचर निकालने के लिए खुद सोचा था ना कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग फीचर, अगर आप मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा कि उनके आपस में रिलेशंस किस किस्म के बनते हैं, तो हमें वो काम मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये उस लिहाज से बेहतर है कि हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम यूज़ करें, लेकिन बेहतर कहाँ पर नहीं है, दिस इज़ कंप्यूटेशनली मच चीपर, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई किए हमने, ठीक है। इसके अंदर आप ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, इसके अंदर एक मैट्रिक्स इन्वर्ट करनी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन इज़ अ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव थिंग स्पेशली फॉर लार्ज मैट्रिसेस। तो अगर आप अज्यूम करें कि आपके पास जो आपकी n था, जो फीचर्स थे वो अगर 10,000 थे, ठीक है, तो हम इधर 10,000 बाय 10,000 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी इन्वर्जन करनी है, तो n बाय n बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना मुश्किल काम भी है, और फिर हर दफ़ा जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वो इन्वर्स हमें यूज़ करना होगा, तो वहाँ पे भी वो मल्टीप्लिकेशन आएगी, लेकिन वो उधर से ज़्यादा ट्रेनिंग में ये ज़्यादा मसला है कि वो जो इन्वर्स कैलकुलेट करना है वो मसला हो। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर आपका नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स कम है
तो फिर ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इधर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि ये इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए m शुड बी ग्रेटर देन n, कि जिस तरह होता है ना कि जितनी इक्वेशन हो उतने अननोन हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन ज़्यादा हैं, इक्वेशन कम है और अननोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो तब आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आ जाता है कि m अगर छोटा है तो फिर भी इसके बजाय फिर आप ये यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, सो ये तो टिपिकली जो है कह लें कि अराउंड अगर m इज 10 टाइम्स n और ग्रेटर, ठीक है, तब इट्स ओके टू यूज़ इट, बट वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि ये कोई 10,000 या उतने बन रहे हो इसके फीचर्स, ठीक है। हम n की बात कर रहे हैं, यानी जो फीचर्स हैं, अगर फीचर ज़्यादा हो तो ये इन्वर्स उस पर डिपेंड कर रहा है, ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल ज़्यादा हो तो इसको अच्छा है, लेकिन फीचर कम हो तो ये थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है, इस तरीके। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ मिस नहीं किया, तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है।